प्यारे बच्चों नमस्कार। गुड मॉर्निंग एवरीवन। क्या हाल चाल है आप सभी के? कैसे हैं आप सभी लोग मेरे भाई? चलिए जी, एक और डिमांडिंग टॉपिक आप लोगों का जो था, हम एक एक करके जो भी टॉपिक डिमांड में आप लोगों का आता जा रहा है उसको हम लोग क्लियर करते जा रहे हैं। ठीक है, उसी के ऊपर हम लोग क्लास करते जा रहे हैं। और मैं आज इस क्लास के बीच में आप लोग को एक इतनी बड़ी खुशी देने जा रहा हूं जिसके बाद आपकी खुशी का ठिकाना ही नहीं रहेगा। ठीक है, दो गिफ्ट आप लोगों के लिए मेरी तरफ से। वैसे तो मैं मेरे पास बहुत कुछ है नहीं देने के लिए, लेकिन जो मुझसे हो सकता है वो मैं आप लोगों के लिए पूरी ताकत से पिछले एक साल से कर रहा हूं। तो मेरे भाई, अच्छा एक चीज तो पहले मैं आपको बता दूं आगे स्टार्ट करने से पहले। एसएससी सीपीओ, क्योंकि जो बच्चे अभी हमें देख रहे हैं, कई सारे बच्चों को डाउट है कि भैया किस तारीख को होगा। तो मंडे ट्यूसडे की जो डेट पड़ रही है 18 अगस्त 19 अगस्त को आरडब्ल्यूए नोएडा ऑफिस पे ये आपका प्री मेडिकल जो होने जा रहा है, तो सभी सीपीओ वाले बच्चों को इन्फॉर्मेशन दे देना। कई बच्चे कह रहे हैं कि भैया कॉल वगैरह भी नहीं आया। अगर नहीं आया है तो कोई दिक्कत नहीं है, आपने गूगल फॉर्म फिल कर दिया है तो अच्छी बात है, नहीं कर दिया तो भी आप डायरेक्ट वहां पर पहुंच सकते हो। गूगल फॉर्म फिल करा के बस हम ये देखते हैं कि आंकड़ा कितने बच्चों का है, कितना बच्चा आने वाला है, तो उसके हिसाब से एडजस्टमेंट करना पड़ता है। ठीक है, तो चलो, ये तो था आपका सीपीओ का। अब हम बात करते हैं कि भैया अभी जो हमारा एग्जाम्स आ रहा है इसके लिए, तो आपकी डिमांड थी कि भैया पीक्यूआरएस करा दीजिएगा। तो आज हम लोग पीक्यूआरएस की क्लास करने वाले हैं और होमवर्क भी दूंगा। होमवर्क के लिए टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, जो न्यू स्टूडेंट्स है। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको वीडियो के नीचे मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। अब बात करते हैं दो गिफ्ट क्या है। तो दो में से एक गिफ्ट तो मैं भैया अनाउंस करने जा रहा हूं अभी के अभी, ताकि तुम्हारा मोटिवेशन ना डबल हो जाए। ठीक है, पहला गिफ्ट, गिफ्ट नंबर 1, और ये एसएससी सीजीएल वाले बच्चों के लिए है। आप कहोगे भैया एमटीएस और बाकी, देखो बाकी को अभी बोलने की जरूरत नहीं है, जब 25 तारीख से क्लास होगी तब उसमें बात करेंगे। एसएससी सीजीएल वालों के लिए मैं आप लोगों को मॉक टेस्ट कराने जा रहा हूं मेरे भाई। क्या कराने जा रहा हूं? मॉक टेस्ट। एसएससी सीजीएल वालों को मैं कराने जा रहा हूं मॉक टेस्ट। कब से कराने जा रहा हूं भाई? क्योंकि 18 और 19 अगस्त को तो ये पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि मैं बिजी रहूंगा सीपीओ वाले बच्चों के साथ, तो वो तो उस दिन नहीं होगा। तो फिर ये कब से होगा? 18 19 को नहीं होगा, तो भैया ये 20 अगस्त से मेरे भाई आपका मॉक टेस्ट स्टार्ट होने जा रहा है। 20 अगस्त से ऐलान कर दो कि आपका मॉक टेस्ट स्टार्ट होने जा रहा है। इंग्लिश के प्रॉपर 25 क्वेश्चन, और ये ग्रेजुएशन लेवल का होगा, जैसा फेज 13 में आया ग्रेजुएशन लेवल का। और एक बड़ी बात जो अब मैं बोलने जा रहा हूं, जरा ध्यान से सुनना, दिल मारना फेंक के इस बात पे। ये ग्रेजुएशन लेवल का होगा और इसमें जो पैटर्न होगा मेरे भाई, वो बिल्कुल एडुकेटिव वाला होगा, सेम। और इसका जो लेवल होगा, इसके बाद आप कहीं भी मॉक टेस्ट दे लेना, आपका दिल नहीं लगेगा जैसे आपका अब नहीं लगता है। बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि भैया हमने आपसे जिस तरीके से वो क्या पढ़ी है, अब हमें कहीं अच्छा ही नहीं लगता, क्योंकि हमने इस लेवल को क्रॉस कर लिया जाके। ऐसे ऐसे वर्ड जो किताबों में नहीं मिल, मेरे भाई आप इमेजिन नहीं कर सकते कि जो मॉक टेस्ट आपके लिए डिजाइन किए गए हैं, इसमें स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन, ग्रामर का नया पैटर्न आपके लिए, क्या कहते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस के हर टाइप को बिल्कुल पूरा ऐसा मिलेगा जैसे जन्नत में आ गए हो आप लोग। जन्नत की सैर कराई जाएगी मेरे भाई। हाँ, ये बात जरूर है कि इसमें 25 में से 25 लाना अब आपके लिए मुश्किल होगा, लेकिन अगर 15 क्वेश्चन भी आप कर लेते हो तो आपको मैं बता रहा हूं टॉपर्स की, अगर मेरे वाले मॉक टेस्ट में आप 15 क्वेश्चन भी सही कर लेते हो तो आप सीजीएल के पेपर में टॉपर्स में आओगे, ये मेरा वादा है मेरे भाई। तो ये है आपके लिए पहला अनाउंसमेंट कि 20 अगस्त से आप लोगों का मॉक टेस्ट मेरे भाई स्टार्ट होने जा रहा है। दूसरा अनाउंसमेंट जो है, मैं सही 1 घंटे के बाद करूंगा, और उसको सुनने के बाद हो सकता है आपकी खुशी आप उछल पड़े। ठीक है, चलो जी शुरू करते हैं भाई। आज का पहला क्वेश्चन यादव जी हमें स्क्रीन से हटा दीजिएगा, क्योंकि ये जो काम है ना, ये आज हमारा बहुत ज्यादा चर्चा का काम नहीं है। ये आज हमारा समझने समझाने का और धैर्य से, आज की क्लास बहुत धैर्य वाली होगी, क्योंकि पीक्यूआरएस में बहुत ज्यादा बकवास नहीं होती है, इसमें बहुत आराम से समझा जाता है। मैं आपको रीजन बताऊंगा और इसका आंसर बताऊंगा कि यार ऐसे करना है चीजों को, और ये प्रैक्टिस से ही होता है। कोई कहे ना इनकी शॉर्ट ट्रिक कहने वाला आदमी महाबेवकूफ है। बेसिक कॉन्सेप्ट्स होते हैं, क्योंकि ट्रिक नहीं लगती, अगर ट्रिक लगती तो सारे क्वेश्चन इसी से सॉल्व हो जाते। ये बेसिक कॉन्सेप्ट्स होते हैं। ये एक कॉन्सेप्ट होता है कि भैया ये टॉपिक है,
ये पहला है, इसके बाद इसका इंट्रोडक्शन इसमें दिया है और इससे हम इसको कनेक्ट कर सकते हैं। तो ऑप्शन एलिमिनेशन सबसे बेस्ट मेथड होता है, वो मैं आपको दिखाऊंगा। चलिए हटा दीजिए सामने से वन बाय वन। पहला क्वेश्चन, सीएचएसएल का अनाउंसमेंट बेटा मैं एमटीएस वाली क्लास में करूंगा। क्या हुआ? दिख नहीं रहा, अब दिखेगा बेटा, टेंशन मत लो। जिसको बढ़िया बढ़िया दिख रहा हो अच्छे से थम्स अप मार दो। चलिए भाई, पहले क्वेश्चन का आंसर जिसका भी सही हो जाए दिल फेंक के मारना। मैं शुरू कर रहा हूं। सबसे पहले होता है कि हमें टॉपिक ढूंढना है, किस टॉपिक के ऊपर बात हो रही है, चर्चा किसकी हो रही है। सबसे पहला काम हमारा ये होता है टॉपिक। तो टॉपिक क्या है इसमें? टॉपिक है कोविड 19, जो कि बी से स्टार्ट होगा कि भैया कोविड 19 ने चेंज कर दिया द फॉर्म एंड फेस ऑफ एवरी फील्ड। कोविड 19 2020 में आया और इसने सब कुछ मेरे भाई क्या करके रख दिया, बदल के रख दिया पूरी दुनिया को। इट डिड नॉट लिव एनी फील्ड अनटच्ड। ऐसी कोई जगह नहीं है जिसको इसने प्रभावित ना किया हो। हिंदी में भी समझा रहा हूं, पहला वाला क्लियर हो गया। बी, तो बी से शुरुआत होगी। अब हम बात करें बी के बाद डी, बी के बाद सी और बी के बाद सी। दो ऑप्शन है हमारे पास। एक बार सी को देख लेते हैं। सी में उसने कहा वन ऑफ द मोस्ट प्रभावित एरिया। तो उसने पहले में कहा कि भाई कोई ऐसा एरिया नहीं बचा जो प्रभावित ना हो। तो सबसे पहले उसने बताया कि सबसे प्रभावित एरियाज में से जो एक है वो है एजुकेशन। तो पहले वाले में यानी कि बी में बताया सारे प्रभावित एरियाज हैं। फिर एक में पहला डिस्कशन किस मुद्दे पर हुआ, एजुकेशन पर। तो बी के बाद सी वाला ऑप्शन आएगा। आगे बढ़ते हैं। तो पहला एरिया क्या है मेरे भाई? एजुकेशन। मिलियंस ऑफ स्टूडेंट्स ऑल ओवर द वर्ल्ड कुड नॉट गेट अ प्रॉपर एजुकेशन। ठीक है, कुड नॉट गेट अ प्रॉपर एजुकेशन। बहुत सारे लोग जो हैं, बहुत सारे बच्चे जो है वो प्रॉपर एजुकेशन नहीं ले पाए। कितने? मिलियंस ऑफ स्टूडेंट्स। ठीक है जी। अब आते हैं बी के बाद सी। तो कंफर्म हो गया। अब सी के बाद ए आएगा या डी आएगा, यहां बड़ा खेल था मेरे भाई। देखो मैं आराम से पढ़ रहा हूं डी में। मिलियंस ऑफ टीचर्स, बहुत सारे टीचर जो काम कर रहे हैं स्पेशली इन द प्राइवेट एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स वर नॉट पेड फुल सैलरी। उनको सैलरी नहीं मिली। क्या नहीं मिली उनको? उनको सैलरी नहीं मिली। तो पहला ग्रीवेंस क्या था? पहली प्रॉब्लम ये थी सी वाली प्रॉब्लम कि भैया एजुकेशन को लेकर। दूसरा ये क्या गया कि भैया मिलियंस ऑफ टीचर्स को सैलरी नहीं मिली। अब यहां पर है इट इज अनक्वेश्चनेबली, मतलब इस बात पे कोई डाउट ही नहीं है, ये बिल्कुल क्लियर है कि दिस वायरस ब्रॉट मिजरी एंड ग्रीफ। ये मुसीबत लेके आया इनटू द जिंदगी ऑफ पीपल ऑफ अदर प्रोफेशंस टू। तो मतलब ये हुआ कि एक प्रोफेशन का जिक्र उसने, देखिए एजुकेशन तो प्रोफेशन नहीं हो सकता ना भाई। बच्चों का जो एजुकेशन है ये कोई प्रोफेशन नहीं है। इसका मतलब डी वाले में जो है वो प्रोफेशन का जिक्र है। और प्रोफेशन का जिक्र अगर आप देखो तो फिर उसके बाद इसी प्रोफेशन का डिस्कशन ए में हुआ है। तो मतलब डी के बाद ए का आना जरूरी है। ए के बाद डी नहीं आएगा। पहले उसने बताया इस प्रोफेशन में प्रॉब्लम हुई है तो बाकी में भी प्रॉब्लम हुई है। तो डी के बाद ए मेरे भाई इसमें नहीं है। दिल मार दो अगर एकदम ही मजा आ गया हो। स्क्रीन स्क्रीन प्रॉब्लम बता रहे बच्चे। क्या प्रॉब्लम है भाई? स्क्रीन में दिखाना, सामने लाना मेरे को। ये स्क्रीन प्रॉब्लम में कौन कौन बता रहा है? दिखाना, कमेंट्स दिखाना, कमेंट्स दिखाओ। मेरे भाई इस एमटीएस वाले बच्चे सीएचएसएल सीपीओ सब करो ये पीक्यूआरएस। कोई ऐसा एग्जाम नहीं बचने वाला जिसमें नहीं आएगा। और रोना रोगे एमटीएस सीएचएसएल वाले, तुम सुन लो कान खोल के। तुम्हारे दिमाग में जो भरा हुआ ना कचरा की नहीं भैया हमारे में नहीं आएगा, पीक्यूआरएस हर एग्जाम में आता है।
तो ये बार बार मत पूछा करो आप लोग, ठीक है? सही तो है यार, है? क्यों परेशान कर रहे हो भाई, हद है। एक तो कमेंट में एक बार थम्स अप डालो, किस किस का सही चल रहा है। हाँ, लेकिन क्यों आता है वो भी? ऐसा मत करो यार। हाँ जी, चलिए भाई, सही चल रहा है अभी। चलिए अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। यादव जी मूड खराब नहीं किया करो, देखो आप पहले से ही कर लिया करो जो कुछ भी करना है। चलो जी स्टार्ट करो, अगला क्वेश्चन हटाओ मुझे सामने से। बहुत ध्यान से जोड़ना बेटा। चलो जी, अब जब आप इस क्वेश्चन को देख रहे होंगे तो मेरे भाई इसकी शुरुआत पहले मैंने कहा कि टॉपिक ढूंढो। टॉपिक क्या है, किस मुद्दे पर बात हो रही है, वो सबसे पहला काम होता है। तो इसमें टॉपिक इट्स, इसका पोटेंशियल हमें नहीं पता भैया, किसका पोटेंशियल, हटा दो, डी वाला ऑप्शन तो चला गया। ऑनलाइन एजुकेशन एक्चुअल में इसी की बात हो रही है, और देयरफॉर हमारा एक कंजक्शन होता है और ये रिजल्ट बताता है, परिणाम। तो जो कोई चीज अगर पहले दी गई हो ना किसी क्लॉज में, उस रीजन का रिजल्ट हमें दिया गया होता है अगले क्लॉज में। तो मतलब बी से भी स्टार्टिंग नहीं होगी, इसको हटा दो, और इट वाला भी नहीं होगा, इट प्रोनाउन शुरू में नहीं आएगा। तो अब बात आती है कि सी से स्टार्ट होगा, सब में सी है भाई। चलो, ऑनलाइन एजुकेशन इज एन एमिनेबल इंस्ट्रक्शन डिलीवरी प्रोसेस। ऑनलाइन एजुकेशन जो है वो एक एमिनेबल प्रोसेस है। एमिनेबल का मतलब समझ रहे हो कि एक लचीलापन है इसमें। अब लचीलापन कहने से यहां पर इसका क्या मतलब है कि भैया कई तरीके से इसका इस्तेमाल किया जाता है, ये एक फ्लेक्सिबल तरीका है। दैट इंक्लूड्स एनी लर्निंग, इसमें कोई भी तरीके की लर्निंग आ सकती है। दैट टेक्स प्लेस वाया द इंटरनेट, यानी कि हम इंटरनेट के माध्यम से कुछ भी सीख सकते हैं। तो टॉपिक है हमारा भाई सी, सी से शुरुआत होगी। अब आगे बढ़ते हैं। इसीलिए लोकेशन, टाइम एंड क्वालिटी आर नो लॉन्गर कंसीडर, इसीलिए सब नहीं कंसीडर किया जाता है। ओके, यहां पर है इट प्रोवाइड्स अ हाई क्वालिटी लर्निंग, ये हाई क्वालिटी लर्निंग की अपॉर्चुनिटी देता है, इंप्रूव करता है स्टूडेंट की आउटकम्स को और स्किल्स को, और एक्सपेंड करता है एजुकेशनल चॉइसेस। मतलब आप बहुत सारी आपके पास चॉइस है, एजुकेशनल चॉइस बहुत सारी है आपके पास। ये एक बड़ा बड़ा रेंज देता है आपको, ठीक ठीक है, आप कुछ भी सीख सकते हो। और यहां पर है पोटेंशियल एडवांटेजेस इन्वॉल्व इंक्रीज एजुकेशनल एक्सेस। देखो, सबसे पहले उसने कहा कि भैया आपके पास इसके माध्यम से, पढ़ो एक बार फिर से, ऑनलाइन एजुकेशन जो है एक एमिनेबल इंस्ट्रक्शनल डिलीवरी क्या है, प्रोसेस है। मतलब आप इसमें फ्लेक्सिबल प्रोसेस है, जिसमें इंक्लूड करता है कोई भी लर्निंग, कुछ भी सीख सकते हो जो कि इंटरनेट के माध्यम से होता है। ठीक है, अब आप देखो यहां पर इसी में ही उसने आपको बताया कि भैया फ्लेक्सिबल माध्यम है, और इसमें उसने कहा कि इसका जो पोटेंशियल एडवांटेजेस हैं उसमें क्या है, इंक्रीज्ड एजुकेशनल एक्सेस, कि एजुकेशनल एक्सेस जो है वो बहुत ज्यादा है इसके अंदर। तो यानी कि हमारा जो यानी कि जो क्वेश्चन था
कि एमिनेबल प्रोसेस, वो सी वाले पार्ट में है और इसका डिस्कशन डी में दिया हुआ है। अब एक चीज और ध्यान से देखना कि भाई सी के बाद डी के हमारे पास दो ऑप्शन है, यहां भी है सी के बाद डी और यहां भी सी के बाद डी है। तो अब यहां पंगा फंसेगा कि बी के बाद ए आएगा या ए के बाद आएगा बी। ध्यान से देखो जरा, इसमें क्या है, इट प्रोवाइड्स अ हाई लर्निंग अपॉर्चुनिटी। यहां तक तो क्लियर है कि भाई हाई क्वालिटी लर्निंग अपॉर्चुनिटी हमें देता है। इट इंप्रूव्स स्टूडेंट का आउटकम भी इंप्रूव करता है, स्किल भी, एंड एक्सपेंड्स एजुकेशनल चॉइसेस ऑप्शंस, और एजुकेशनल ऑप्शन जो है बढ़ जाते हैं। ठीक है, तो ये एक तरीके से ये भी कह सकते हो कि डी का जो सॉल्यूशन है ना, या डी का जो डिस्कशन है वो इसी में तो दिया गया है, क्योंकि यहां पर इसने कहा था कि इंक्रीज्ड एजुकेशनल एक्सेस है हमारे पास, इंक्रीज, और वो एक्सेस क्या क्या है उसका एक्सप्लेनेशन उसने हमें ए में दे दिया। फिर उसने कहा कि लोकेशन, इसीलिए लोकेशन, टाइम और क्वालिटी जो है आर नो लॉन्गर कंसीडर फैक्टर। ये कोई फैक्टर्स ही नहीं है, ये प्रॉब्लम ही नहीं है। डिग्री और कोर्स लेने में अब प्रॉब्लम ही नहीं है टाइम की, लोकेशन की, क्वालिटी की, ठीक है, या और एजुकेशन या हायर एजुकेशन बिकॉज ऑफ ऑनलाइन एजुकेशन। तो क्या कहना चाह रहा है कि भैया अब जो है अगर आपको हायर एजुकेशन लेनी है तो उसके लिए लोकेशन, टाइम और क्वालिटी, इन सब की प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपको हायर एजुकेशन लेनी है, कोर्स करना है, तो ये तो लास्ट में आएगा, सीधी सी बात है। और डी का जो डिस्कशन है वो किस में है, ए वाले पार्ट में है, तो मेरे भाई ए के बाद बी आएगा। ठीक है जी, ए के बाद बी, या यूं कह दो कि डी के बाद ए आएगा। तो सही उत्तर क्या होगा इसका, सही उत्तर होगा डी। किस किस का आंसर डी है, जल्दी से बताओ, डी किस किस का आंसर है, किस किस का आंसर डी है, फटाफट जल्दी से दिल फेंक के मारो जिसका आंसर डी हो। लाइट इतना क्यों कट रहा है, लाइट कट नहीं रहा मेरे भाई, आपने चेक नहीं किया होगा लाइट को अच्छे से, आपके इंटरनेट में प्रॉब्लम होगा। देखो जरा, आपके नेट में प्रॉब्लम होगा, यहां तो सही चल रहा है। चलो थर्ड वाले पे आ जाओ फटाफट, ढूंढो टॉपिक क्या है इसमें और डिस्कशन किस पर होगा। सबसे पहले हमारा काम है टॉपिक को ढूंढना। भाई या सबसे पहले ये देखो, ऑप्शन एलिमिनेशन सबसे अच्छा होता है, बी बी ए ए, तो या तो बी से स्टार्ट होगा या ए से स्टार्ट होगा। हाईलाइट कर लेते हैं यहीं पे, पीपल पोस्ट इमेजेस ऑफ देयर क्विजीन, जो वो खाना खाते हैं ना उन सबको डेली, खाना खाएंगे तो पोस्ट करेंगे। डेली कॉस्मेटिक रूटीन्स जो वो अप्लाई करते हैं, मेकअप वगैरह देखा होगा आपने, लड़कियां, वो सब भी, शॉपिंग की वीडियोस भी, डांस की वीडियोस, ये सब अपलोड होती हैं, ठीक है, पोस्ट होती हैं। फिर अपलोडिंग फोटोज टू सोशल नेटवर्किंग साइट्स हैज ग्रोन पॉपुलर इन टुडे सोसाइटी। एक्चुअल में ये तो बाद की बात है कि वो क्या अपलोड करते हैं। पहला है टॉपिक हमारा बी कि भैया फोटो अपलोड करना, तो ए वाले ऑप्शन फटा, ये इसीलिए कहता हूं ऑप्शन एलिमिनेशन से जाना सबसे बढ़िया है, ऑप्शन एलिमिनेशन। तो पहला टॉपिक आ गया कि भैया अपलोड करना, फोटोज और अपलोड करना सोशल नेटवर्किंग साइट्स पे हैज ग्रोन पॉपुलर, ये बहुत ज्यादा पॉपुलर हो गया आज के हमारी सोसाइटी में, लोग बहुत ज्यादा पागल हो गए एक तरीके से, ठीक है। अब बी के बाद सी आएगा या बी के बाद ए आएगा, अब ये देखने वाली बात है। ये तो मिल गया आंसर, सीधा सीधा आंसर आ रहा है यहां पे, देखो क्या उसने कहा कि फोटो अपलोड करना जो है बहुत ज्यादा पॉपुलर हो गया है। अब अगर मैं बी के बाद सी लगाऊं और ए लगाऊं, एक बार पढ़ लो, लोग फोटोज ये सब अपलोड करते हैं और यहां पर लिखा है बिकॉज ऑफ द राइजिंग इन्फ्लुएंस ऑफ सोशल मीडिया, का बढ़ते हुए इन्फ्लुएंस की वजह से, सोशल मीडिया के बढ़ते हुए इन्फ्लुएंस की वजह से लोगों पर, दे वांट टू कॉन्स्टेंटली अपीयर देयर बेस्ट, वो सबसे बेस्ट दिखना चाहते हैं। यही कारण है कि लोग जो है इमेज सेंसर्स होते जा, तो मेरे भाई सी के बाद डी आएगा, और सी के बाद डी इस वाले ऑप्शन में तो नहीं है, सी के बाद डी इसका मतलब इस वाले ऑप्शन में है, तो 20 का उत्तर होगा। यहां से भी मिल गया, बताओ किस किस का आंसर है, दिल मारो फेंक के, दिल मारो फेंक के फटाफट, समझ में आ गया ना रीजन क्या है। क्योंकि सी में क्या है, उसने कहा है कि लोग इतने ज्यादा, ये जो क्योंकि बढ़ रहा है ना, प्रभाव बढ़ रहा है सोशल मीडिया का,
तो लोग इमेज कॉन्शियस, भैया उनको लगता है कि बस सब कुछ मैं दिखा दूं, है ना, जीवन भी एक्चुअल में नेचुरल नहीं जी रहे हैं। तो सी के बाद डी आएगा, सी का एक्सप्लेनेशन डी में है, तो 20 का सही उत्तर होगा। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। बहुत बढ़िया, चलो फोर्थ पे आ जाओ। और S1 S6 वाले जो हैं वो इसमें आगे आएंगे, बल्कि अगला वाला ही है S1 S6, मैंने बीच बीच में डाल रखे हैं। ये थोड़ा सा अच्छा है भाई, ध्यान से करना इसको, छुटकू सा है लेकिन गलत करवा सकता है तुमसे। चलो जी, क्या कहना चाह रहा है समझो। एक्चुअल में आपको ये समझ ही नहीं आ रहा होगा यार, इसमें सारा कुछ अलग अलग दिया हुआ है, ठीक है। कई बच्चे ना ए से स्टार्ट कर रहे होंगे और वो तो सरासर गलत है, क्योंकि उनको लग रहा है इट दिस ये सब तो हो नहीं सकता, तो इसे कर दो। एक्चुअल में ये एक तरीका बताया गया है, और तरीका किसके लिए बताया गया है वो मैं अभी आपको समझाऊंगा कि किस चीज के लिए बताया गया। देखो यहां पर ये जो इट तुम्हें दिख रहा है ना, कभी कभी इट क्या होता है, सेंटेंस की शुरुआत इट से होती है, और यहां पर ये इट किसी नाउन को रिप्लेस नहीं कर रहा होता है, ये इंपर्सनल प्रोनाउन होता है। जैसे मैं कहूं इट इज रेनिंग, तो ये शुरुआत में आ सकता है, बारिश हो रही है। अब ये थोड़ी ना कहोगे भैया इट किसके लिए आया, यहां जरूरत ही नहीं है, ये इंपर्सनल प्रोनाउन है, ठीक है। तो इसीलिए ऐसा ही सेंटेंस ये है, इट इज पॉसिबल टू रीट्रेन योर ब्रेन टू हैव अ साउंड स्लीप। तो कह रहा है कि आप अपने ब्रेन को एक गहरी नींद लेने के लिए रीट्रेन कर सकते हो। कैसे रिट्रेन कर सकते हो या क्या उसका होगा वो भी बताएंगे अभी। बी वाला ऑप्शन आएगा यहां पर, ये ऑप्शन ही नहीं आएंगे। तो ये तरीका है कि भैया उसने प्रॉब्लम बताई है, प्रॉब्लम ये है कि भैया आपको अपने ब्रेन को एक गहरी नींद के लिए रीट्रेन करना है, ठीक है। अब ये रीट्रेन होगा कैसे, दिस इज पॉसिबल इफ यू मेक श्योर योर रूम इज अनडिस्टर्ब्ड, क्वाइट एंड डार्क। ये तभी संभव हो सकता है जब आपका रूम ऐसा हो, कैसा हो, क्वाइट हो, डार्क हो और अनडिस्टर्ब, कोई परेशान ना करे। बी के बाद सी। अब आ जाओ सी के बाद ए। तो करना क्या है, क्रिएट करो एक रिलैक्सिंग बेडरूम एनवायरनमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू। इसी को यानी कि सी वाले को एक्सप्लेन कर दिया कि आपने तीन चीजें बताई, क्वाइट भी हो, डार्क भी हो, अनडिस्टर्ब भी हो। इसी को ब्रॉडर फॉर्म में एक्सप्लेन कर दिया कि एक रिलैक्सिंग बेडरूम एनवायरनमेंट जरूरी है, एंड दिस कैन बी डन यूजिंग अ कामिंग एंड सबटल फ्रेग्रेंस। ठीक है जी, बहुत ही शांत और सबटल फ्रेग्रेंस, बहुत ही डेलिकेट फ्रेग्रेंस, खुशबू होना बहुत जरूरी है। और इसी को लास्ट में कह दिया स्टार्ट बाय रेगुलेटिंग द टाइम्स यू गो टू बेड। और ये लास्ट में कह दिया कि इसको कब करें, स्टार्ट बाय रेगुलेटिंग, यानी कि टाइम जो है ना, जब आप समय सोने जाते हो और उठते हो तो इसको रेगुलेट करते रहे, उससे इसको स्टार्ट करना है। तो लास्ट में क्या आ जाएगा मेरे भाई, डी इसका आंसर आ जाएगा। तो पहला तो आंसर एक्चुअल में हमें यही मिल गया था, बी के बाद सी वाला, कि प्रॉब्लम क्या है ये है और ये कैसे पॉसिबल हो सकता है सी में। और सी वाला बताया कि इसका ब्रॉडर फॉर्म और क्या करना है। टू का मतलब होता है ऑल्सो, ऑल्सो मतलब भी। तो पहला तो बताया उसने कि क्वाइट रखो, डार्क रखो, अनडिस्टर्ब रखो, और भी, ये भी तरीका है इसको। तो ए यानी कि सी के बाद ए, बी इसका आंसर हो जाएगा। किस किस का सही हुआ फटाफट जल्दी से बताओ, किस किस ने बी आंसर मारा। लो जी, अब आ गए S1 S6, जिससे हमारे बच्चे डरते हैं, लेकिन डरना नहीं है भाई, डर के कुछ नहीं हुआ जीवन में। डरने वाले लोग जो, अगर मैं बता रहा हूं, अगर मान लो सपोज करो मैंने एक 100% क्वेश्चन कराए और आज आप इसमें से 50% पे भी अड़ गए ना, ठीक कर गए, तो मेरे भाई आप उन हजारों लाखों बच्चों से बेहतर हो जो इन सब से डर के भाग जाते हैं और वो पेपर में जाके रोना 100%। और पता कितने आ रहे हैं, 8 8 हो सकता है पागल हो जाए सीजीएल में
और 25 में से 7-8 ही दे दे और तुम कहो भैया ये तो बर्बाद हो गए हम। तो बर्बाद नहीं होना मेरे भाई, तहस नहस कर देंगे एसएससी को बिल्कुल। एक भाई कह रहा है सीडीएस के लिए, भाई सीडीएस में यही आते हैं, इसी टाइप के ही आते हैं। S1 ये पांचवा है ना जैसा, ऐसे आते हैं पांचवे जैसे। अब इसमें क्या होता है S1 S6 में, ये वाला फिक्स है। S1 जो होता है फिक्स है, S6 जो होता है ये लास्ट में होता है। तो आपको ऐसे भी पकड़ सकते हो कि यार इसके बाद कौन सा आएगा, या इससे पहले लास्ट से पहले कौन सा आएगा, या आपस में, इसके तो बहुत तरीके होते हैं। तो ये लास्ट में फिक्स है और ये स्टार्टिंग में फिक्स है। ये नाम है भाई, कभी सोचो क्या है। मॉनक्योर कॉनवे, मॉनक्योर कॉनवे नाम है ये। इसका नाम मान लो गोलू, ठीक है, आसान कर लो। गोलू ने डिवोट कर दी अपनी जिंदगी किस चीज के प्रति, दो ग्रेट चीजों के प्रति। पहली क्या थी, फ्रीडम ऑफ थॉट, और दूसरा था फ्रीडम ऑफ इंडिविजुअल। ठीक है जी, विचार की स्वतंत्रता, आजादी, और व्यक्ति की आजादी, इन चीजों के लिए उसने कर दिया। अब शुरुआत करनी है। SQSR, यानी कि पी से स्टार्ट नहीं होगा। देखो यहां ध्यान से देखना, एक शॉर्टकट कैसे पकड़ोगे आप। उसने कहा दो चीजों के लिए, पहला है फ्रीडम ऑफ थॉट और दूसरा है फ्रीडम ऑफ इंडिविजुअल। इसके लिए उसने अपनी जिंदगी जो है वो न्यौछावर कर दी। अब इसने कहा है इन रिगार्ड टू दीज ऑब्जेक्ट्स, ठीक है, इन ऑब्जेक्ट्स के संबंध में समथिंग हैज बीन गेन्ड सिंस हिज टाइम, उसके समय से कुछ चीजें जो है वो हासिल हुई हैं। किसके संबंध में, कौन सी वो ऑब्जेक्ट्स हैं मेरे भाई, ये है फ्रीडम ऑफ थॉट और फ्रीडम ऑफ द इंडिविजुअल। तो मतलब शुरुआत सीधा आपको कहां से मिल रही है, एस से मिल रही है। बस मेरे भाई एस के बाद क्यू भी फिक्स है, एस के बाद क्यू, एस के बाद क्यू, देखो और आसान हो जाएगा यहां से। तो एस के बाद क्यू को पकड़ो। देखो उसने कहा कि कुछ चीजें जो हैं वो हमें गेन हुई हैं, बट इसका मतलब इसका अपोजिट हो गया, बट समथिंग ऑल्सो हैज बीन लॉस्ट। भाई गेन तो हुई है लेकिन कुछ चीजें खत्म भी हुई हैं, नुकसान भी हुआ है। क्या नुकसान हुआ है, अब हम आगे बढ़ते हैं। एस के बाद क्यू, दे देयर आर नाउ डेंजर्स, अब खतरा भी है, समवॉट डिफरेंट इन फॉर्म फ्रॉम दोज ऑफ द पास्ट एजेस, पहले के कंपैरिजन में थोड़ा अलग है लेकिन खतरा भी है। और इसी खतरे को एक्सप्लेन किया गया है, दे थ्रेटन बोथ काइंड्स ऑफ फ्रीडम। ठीक है, तो जो खतरे हैं ना, जो डेंजर्स हैं, जो डेंजर अब हैं, वो दोनों प्रकार की फ्रीडम को क्या करते हैं, थ्रेटन करते हैं, दोनों प्रकार की फ्रीडम को। तो उसने कहा कि देयर आर, पहले तो उसने बताया कि भैया फायदा है, फिर उसने बताया कि कुछ नुकसान भी है, और क्या है कि कुछ अब जो है वो डेंजर्स, कुछ खतरे पैदा हो गए हैं, कुछ प्रॉब्लम समस्याएं पैदा हो गई हैं। और ये जो प्रॉब्लम्स हैं, ये जो समस्याएं हैं, ये इन दोनों फ्रीडम को क्या करती हैं, इन दोनों फ्रीडम्स को, क्योंकि जो थ्रेटन कर रहा है वो थ्रेटन दे कर रहा है, और ये दे कौन है, दे वो व्यक्ति तो है नहीं, वो तो सिंगुलर है, वो है डेंजर्स। तो मतलब आर के बाद पी आएगा। तो मेरे भाई इसका आंसर कौन सा होगा, थ्री। दिल मारो फेंक के अगर बात में मजा आया हो तो। और किस किस का सही हुआ है जल्दी से बताओ, 5 में से अपना स्कोर भी बताओ कमेंट बॉक्स में। मेरे भाई धीरे धीरे जैसे क्लोज टेस्ट हमने सीखे थे ना, ऐसे ही हम लोग ये भी करना, सॉल्व करना स्टार्ट कर देंगे। तो टेंशन नहीं लेनी है, बस तुम्हें अपने भाई के साथ खड़े रहना है। और दिन दूर नहीं है जिस दिन PQRS पे भी, क्योंकि मैं सॉल्यूशन देके जाऊंगा। बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया, शाबाश भाई शाबाश। तो स्पीच डिसऑर्डर एक बड़ी समस्या है, इसका टॉपिक है ये, पढ़ो इसको फटाफट, स्पीच डिसऑर्डर। और ये पता है स्पीच डिसऑर्डर किसकी बात कर रहा है, ड्यू टू ब्रेन इंजरी। ब्रेन इंजरी जानते हो, जैसे कई बार सिर में चोट लग जाती है।
एक भाई कह रहा है कि आवाज नहीं आ रही है सर, अगर आप बोल रहे हो तो। मैं बोल ही नहीं रहा हूं, अब आएगी। चलो जी, करते हैं शुरुआत भाई। अब ध्यान से देखना, अगर ये वाला भी ठीक हो जाए तो मेरे भाई दिल मारना फेंक के, है ना। चलो जी, अब उसने यहां पर बता दिया कि भैया प्रॉब्लम क्या है, स्पीच डिसऑर्डर, और ये होता है ब्रेन इंजरी की वजह से, और इसका अध्ययन हुआ है, और इसके अध्ययन से पता चला है कि पेशेंट जो हैं वो सोच सकते हैं बिना कंट्रोल हुए लैंग्वेज पे। अगर आपकी लैंग्वेज पे कंट्रोल बहुत ज्यादा नहीं है तो भी वो सोच सकते हैं पेशेंट्स, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। अब इन सभी में जब हम ढूंढ रहे हैं तो देखो, उसने कहा दे इवन फाइंड इट डिफिकल्ट। अब इवन का मतलब ये भी कठिन है, इसका मतलब इससे पहले भी कुछ कठिन है, इससे पहले भी कुछ कठिन है। तो इसका मतलब एस वाला ऑप्शन तो हटा ही दो यहां से, ठीक है जी। फिर से वही आ गया, दे इवन के, वो इसको भी यूज कर, किसको यूज कर सकते हैं भाई, इसका मतलब ये भी नहीं होगा। अब आ जाओ क्यू से, तो क्यू को पढ़ो। कुछ पेशेंट्स जो हैं, देखो पेशेंट्स का ही जिक्र उसने आगे कर दिया। फॉर एग्जाम्पल, फेल टू फाइंड द नेम्स ऑफ, वो ऑब्जेक्ट्स के नाम ही याद नहीं कर पाते, उन्हें पता ही नहीं है कि इन ऑब्जेक्ट्स का नाम क्या है जो उनके सामने रखी गई है। ये है प्रॉब्लम कि भैया, उसने बताया कि वो सोच सकते हैं, और यहां पर उसने कहा कि कुछ पेशेंट्स के सामने एक समस्या है कि वो नहीं ढूंढ पाते, नाम नहीं पहचान पाते हैं कुछ ऑब्जेक्ट्स का जो उनके सामने होती है, ठीक है जी। तो क्यू से स्टार्ट होगा। अब क्यू के बाद एस और क्यू के बाद एस, तो लो जी भैया और आसान हो गया। दे इवन फाइंड, तो समस्या ये समझ में आ गई, समस्या क्या है कि नाम नहीं पहचान पाते हैं, और समस्या क्या है, दे इवन फाइंड इट डिफिकल्ट टू इंटरप्रीट लॉन्ग रिटर्न नोटिस, लंबे लंबे नोटिस को भी नहीं वो अंडरस्टैंड कर पाते हैं, नहीं पहचान पाते हैं उसको, ठीक है जी। अब फिर आ जाओ आगे, नहीं पहचान पाते हैं लंबे लंबे नोटिस को, यहां तक क्लियर है। बट इसका विपरीत, बट दे सक्सीड इन प्लेइंग गेम्स ऑफ चेस, लेकिन वो जो चेस, गेम ऑफ चेस है, उसको खेलने में क्या हो जाते हैं, सक्सीड हो जाते हैं। और इसी का जिक्र है, दे कैन इवन यूज द कॉन्सेप्ट नीडेड फॉर चेस प्लेइंग। तो देखो इसी चेस का यानी कि एक्सप्लेनेशन किसमें दिया है, आर में दिया हुआ है, तो पी के बाद आर आएगा, इसका मतलब मेरे भाई 3 आंसर होगा इसका। जल्दी से फटाफट, जिस जिस भाई बहन ने हमारे सही किया है इसका आंसर, फटाफट कमेंट बॉक्स में एक किडनी निकाल के रख दो जल्दी से। मजा आ रहा हो बात में तो जल्दी से फटाफट दिल मारो फेंक के। लो जी भैया, क्वेश्चन नंबर 7 पे आ जाओ। चलो जी, द पाथ ऑफ वीनस लाइज इनसाइड द पाथ ऑफ अर्थ। तो ये तो ज्योग्राफिकल पैसेज है, कर लो इसको फटाफट जल्दी से सॉल्व। तो भैया पीनस, पीनस कह रहा हूं, वीनस, वीनस सॉरी, द पाथ ऑफ वीनस, वीनस का जो पाथ है वो किसके पाथ के अंदर है भैया, अर्थ के, ठीक है जी। ऑप्शन में है एस एस पी क्यू, एस एस पी क्यू। अच्छा, जब एक ऑप्शन में ऐसे लगे ना कि दो दो ऑप्शन सेम है, मतलब जैसे ये एस से स्टार्ट हो रहा है, तो उसकी तरफ पहले जाया करो। ये भी एक ट्रिक बता रहा हूं आप लोगों को, हालांकि वहां ट्रिक कोई अप्लाई नहीं होती, वहां पर आपको उस एट द मोमेंट देखना पड़ता है। देखो एक शॉर्टकट बताऊं, ये वाला शॉर्टकट किसने पकड़ा पकड़ा है, ध्यान से देखना जरा। इसमें एक उसने एक पॉइंट बोला है कि जब वीनस जो है अपने नियरेस्ट पे होता है ना अर्थ के, इट इज ओनली 26 मिलियंस अवे, ये 26 मिलियंस दूर होता है। नोटिस करो यहां पर उसने क्या लिखा हुआ है, विद सच अ वाइड रेंज बिटवीन इट्स ग्रेटेस्ट एंड लीस्ट डिस्टेंस, इट इज नेचुरल, ये बात नेचुरल है, दैट एट समटाइम्स, कभी कभी वीनस अपीयर्स मच ब्राइटर देन अदर्स, दूसरों से ज्यादा ब्राइटर चमकता है, ठीक है जी। और
दूसरों से ज्यादा ब्राइटर चमकता है। फिर उसने आर में क्या कहा, नो अदर बॉडी एवर कम्स सो नियर, और कोई दूसरी बॉडी नियर नहीं आती पृथ्वी के, विद द एक्सेप्शन ऑफ द मून और ओकेजनल कॉमेट और एस्ट्रॉइड। इनको कॉमेट और एस्ट्रॉइड को अगर छोड़ दे तो उस मून के अलावा कोई और बॉडी नहीं आती है। और फिर उसने कहा है व्हेन एट इट्स फारदेस्ट फ्रॉम द अर्थ, लेकिन जब ये अर्थ से दूर होता है तो ये 160 मिलियन अवे होता है, ठीक है। और फिर उसने कहा व्हेन एट इट्स ब्राइटेस्ट इट इज इजीली सीन विद द नेक्ड आईज और ब्रॉड लाइट, सॉरी ब्रॉड डे लाइट, मतलब दिन में इसको आप देख सकते हैं, ठीक है जी। तो आंसर तो हमें यही मिल गया था, एस के बाद क्यू ही मिल जाएगा सीधा सीधा। तो एस में दिया है कि वीनस जो है जब नियरेस्ट होता है तो इतना होता है, ठीक है। और विद सच अ वाइड रेंज बिटवीन इट्स ग्रेटेस्ट एंड लीस्ट डिस्टेंट इट इज नेचुरल, ये नेचुरल है कि ये जो है ज्यादा ब्राइटर चमकता है बाकी दूसरों से। और दूसरों को ही फिर उसने कहा कि भैया बाकी कोई और इसके नजदीक इतना नहीं आता है, ठीक है जी। तो एस के बाद क्यू या एस के बाद आर, बताओ जी, एस के बाद क्यू या एस के बाद आर? नहीं नहीं नहीं, आर नहीं होगा भाई। यहां देखो किस किस ने पकड़ ली ये बात, क्योंकि एस में तो समझ में आ गया कि भैया इतना नजदीक है, लेकिन नो अदर बॉडी कम्स एवर सो नियर, इसका मतलब कितना नियर, जितना नियर इसने यहां बताया कि भैया इतना नियर कोई और नहीं आता मून को और इसको छोड़कर, ठीक है। तो इसका मतलब बात क्लियर सी है, सीधी सीधी सी। एस के बाद क्या आएगा बताओ जल्दी से फटाफट, एस के बाद मेरे भाई आर आएगा। सो नियर, यहां जाके क्वेश्चन क्लियर हो गया, इतना नजदीक कोई और नहीं आता। कौन, कितना नजदीक, ये रहा इतना नजदीक, जो उसने कहा ना इतना नजदीक कोई और नहीं आता है। तो एस के बाद मेरे भाई आर आएगा। अब एस के बाद आर आएगा, एक बार पी को चेक कर लो, पी में लिखा उसने जब ये दूर होता है तो ये इतना होता है 160 मिलियन अवे होता है, और विद सच अ वाइड रेंज बिटवीन, तो मेरे भाई ये रहा 160 मिलियन अवे, ये तो सबसे दूर है और इसी को वाइड रेंज कहा गया। तो पी का एक्सप्लेनेशन क्यू में है, उल्टा कर दिया था हमने, तो पी का एक्सप्लेनेशन क्यू में आ गया, एस का एक्सप्लेनेशन आर में आ गया। ए इसका सही आंसर होगा, दिल मारो फेंक के फटाफट जिस जिसका ए आंसर हो, जिस जिसका ए आंसर हो। और दो वालों, वे नालायको, अरे ओ नालायको, ओ दो वालों, ठीक है जी। चलो आ जाओ फटाफट जल्दी से। इतनी समस्याएं मेरी क्लास में क्यों होती हैं यार? ये कौन सा नेट लगा था इसमें पहले? तो वो तो तुम्हें पता ही है, चल ही नहीं रहा आजकल। मतलब मैं क्लास ढंग से ले ना लूं? दुश्मनी है मुझसे कोई? चलो भाई, तो करें भाई, शुरुआत करें, आंसर बताना अब इसका क्या होगा, फटाफट आंसर बोलना स्टार्ट करो। चल क्या रहा है, मुद्दा क्या है, हम इसका डिस्कशन करते हैं कि इसमें एक्चुअल में डिस्कशन टॉपिक जो है वो है क्या, किस चीज के बारे में बात हो रही है। देखो ऑप्शंस में जैसे इसने दो पी वाले दिए हैं, तो हम एक काम करते हैं पहले पी को ही पकड़ लेते हैं। पढ़िए पी में क्या है, इट इज वेलकम। तो कह रहा है ये स्वागत योग्य चीजें हैं कि जो कैपिटल मार्केट्स हैं, कैपिटल मार्केट रेगुलेटर सिक्योरिटीज एंड कैपिटल मार्केट्स
रेगुलर सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज यानी कि सेबी की बात कर रहा है, ठीक है। तो वो कह रहा है कि ये स्वागत योग्य बात है कि कैपिटल मार्केट्स रेगुलेटर जिसका नाम है सेबी, ठीक है, इसने क्या किया है, हैज ईज्ड फंड रेजिंग नॉर्म्स, इसने फंड उगाने वाले जो नॉर्म्स हैं यानी कि जिससे फंड उगाया जाता है फॉर लिस्टेड कंपनीज, कौन सी कंपनीज के लिए, जिनको इसके लिए लिस्ट किया गया है, अमिस्ट द कोविड पेंडेमिक के बीच में एंड रिजल्टेंट अनसर्टेनिटी। तो भैया जो अनसर्टेनिटी अभी आ रही है, जो समस्याएं अभी आ रही हैं और इस पेंडेमिक के दौर में इसने क्या किया है, फंड रेजिंग नॉर्म्स को आसान कर दिया है। किसने कर दिया है, सेबी ने आसान कर दिया है, ठीक है। तो ये है हमारा P वाला पॉइंट। अब P के बाद देख लो Q और P के बाद देख लो मेरे भाई S। तो P के बाद Q और P के बाद S। S में क्या लिखा है, इट हैज रिलैक्स्ड नॉर्म्स फॉर क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट्स। तो यहां पर S में अगर तुम नोटिस कर रहे हो तो उसने कहा कि इसने जो ये नॉर्म्स को रिलैक्स किया है ना, ये किसके लिए क्या है, क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट्स के लिए, QIP के लिए, ठीक है। अ रादर पॉपुलर रूट टू रेज टू रेज फ्रेश कैपिटल फ्रॉम इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स। तो क्या कहना चाह रहा है इसका मतलब इसमें, तो भाई ये कहना चाह रहा है कि QIP जो है ना, इसने इसके लिए नॉर्म्स को और कम किया है, ठीक है। और ये है क्या, एक QIP जो है एक तरीके का क्या है मेरे भाई, इसको हम लोग कहते हैं रादर पॉपुलर रूट टू रेज फ्रेश कैपिटल फ्रॉम इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, यानी कि जो हमारे जो निवेशक होते हैं ना, इन्वेस्टर्स होते हैं, उनके लिए फंड जुटाने का ये काम करता है और ये बहुत ही एक पॉपुलर मेथड है। तो इसने इसके लिए नॉर्म्स को कम किया है, ठीक है, रिलैक्स किया है नॉर्म्स को। तो आंसर यानी कि P के बाद S आ जाएगा, सीधी सी बात है। P के बाद S, S के बाद Q भी चेक कर लो। द मैंडेटरी कूलिंग ऑफ पीरियड ऑफ 6 months बिटवीन 2 QIPs हैज बीन रिड्यूस्ड टू 2 weeks। और जो ये पीरियड है ना, ये 2 हफ्ते के लिए कम कर दिया गया है। फर्दरमोर सेबी हैज अमेंडेड इट्स टेक ओवर कोड, और सेबी ने और क्या सुधार किया है, तो ये तो कम कर ही दिया उसने 2 हफ्ते के लिए, और इसने क्या सुधार किया है, तो मेरे भाई इसका मतलब आर लास्ट में आ जाएगा। तो आर लास्ट में है ये ठीक है, लेकिन P के बाद S, S के बाद Q, Q के बाद R, तो इसका उत्तर होगा मेरे भाई B। चेक करना जरा B किस किस का है, B आंसर देखो फटाफट जल्दी। बी आंसर किस किस का, फटाफट जल्दी से बताओ। तो इसका एक्चुअल में आंसर तो हमें कहां मिल गया था, इसी में मिल गया था कि उसने जो है सेबी ने जो है फंड्स को ईज किया है, फंड रेजिंग नॉर्म्स को, नॉर्म से समझ में आ रहा था कि उसको ईज किया है, मतलब आसान बनाया है, और यहीं पर उसने कर दिया, रिलैक्स कर दिया नॉर्म्स को। तो आंसर ये आ गया, एस आ गया। तो P के बाद S, B आंसर आ जाएगा। बढ़िया क्वेश्चन था, लेकिन आंसर हमें मिल गया फिर भी। बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया, शाबाश। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। देखो इसका क्वेश्चन भी मिलेगा आपको आसानी से, जरा ध्यान से सोचना। एक शॉर्टकट है इसमें, क्वेश्चन लेंदी सा है लेकिन एक शॉर्टकट है जिससे आप पहचान सकते हो। शाबाश भाई शाबाश। अंकुर ने एकदम वही पॉइंट पकड़ा है। किस किस ने यही पॉइंट पकड़ा, जरा बताना। उसने कहा देयर हैव बीन 2 सक्सेसफुल मॉडल्स ऑफ फाइटिंग द पेंडेमिक। किसी भी प्रॉब्लम से यानी कि किसी भी पेंडेमिक महामारी से लड़ने के 2 तरीके होते हैं, 2 मॉडल हैं, वन एंड द अदर। एक्सप्लेन कर दिया, इसमें बताया तरीके, और उन तरीकों को एक्सप्लेन किया एस में मेरे भाई। P के बाद S का आना 100% कंफर्म है। P के बाद S यहां नहीं है, P के बाद S इसमें भी नहीं है, और R से शुरुआत होगी नहीं, क्योंकि दिस स्टेज जो जरूरत है इस स्टेज पे, भाई किस स्टेज पे ये तो हमें पता ही नहीं है। इसका मतलब ये इंट्रोडक्टरी क्लॉज नहीं, सेंटेंस नहीं है, तो इंट्रोडक्टरी नहीं है, तो मेरे भाई P के बाद S इसमें आ जाएगा। दिल दिल मारो फेंक, फटाफट दिल मारो फेंक के
जल्दी से, बहुत तेजी के साथ। चलो जी, समस्या क्या है, समस्या ढूंढो। इट कंसिस्ट ऑफ, ये मिलके बना है रैपिड इंसर्शन ऑफ स्टील नीडल्स। नहीं जी, कौन है मिलके बना ये तो हमें पता ही नहीं। इट क्या है ये तो पता ही नहीं है, नहीं पता हमें इट कौन है यहां पर, तो मतलब सी का कोई ऑप्शन ही नहीं है। आफ्टर इंसर्टिंग द नीडल, नीडल को इंसर्ट करने के बाद डॉक्टर ट्विल्स इट बिटवीन हिज थम्स एंड फॉर फिंगर्स। देयर आर 100 ऑफ एक्यूपंक्चर पॉइंट्स ऑन द बॉडी। एक्यूपंक्चर अ सिस्टम ऑफ, एक्चुअल में टॉपिक तो यही है, एक्यूपंक्चर। मैंने कहा था ना सबसे पहले ढूंढो टॉपिक क्या है, अगर मिल रहा है तो सबसे पहला वही काम है। तो टॉपिक है एक्यूपंक्चर, एक तरीका होता है। अब ये एक्चुअल में जनरली जो जिम वाले लोग होते हैं ना, जो वैसे वाले होते हैं जो बॉडी बॉडी ज्यादा मोटी मोटी फुला के बना लेते हैं, वो उनके लिए ज्यादा होता है ये। एक्यूपंक्चर एक सिस्टम है ट्रीटमेंट का, बीमारी को ठीक करने का। इसको प्रैक्टिस किया गया चाइना में फॉर नियरली 5000 ईयर्स से, हो तेरी 5000 ईयर्स से। तो बी से शुरुआत होगी। अब बी के बाद ढूंढना है, अगर आपको मिल गया तो काम खत्म। ओ हो, देखिए उसने बताया एक्यूपंक्चर क्या है, एक सिस्टम है जो इतने लंबे समय से चला आ रहा है। और इट कंसिस्ट ऑफ द रैपिड, इसमें होता क्या है कि तेजी से हम लोग जो है स्टील नीडल्स को डालते हैं, ठीक है, अबाउट 6 सेंटीमीटर की लंबी होती है। इन पर्टिकुलरली स्पॉट्स ऑन द बॉडी ऑफ द पेशेंट, पेशेंट्स की बॉडी पे जो स्पॉट्स होते हैं उसके अंदर डाला जाता है, ठीक है। तो बी के बाद सी। और आफ्टर इंसर्टिंग, पहले तो इंसर्ट करवा दिया, निडल को अंदर डलवा दिया, इंसर्ट, और आफ्टर इंसर्टिंग तो ये भी हो गया। जल्दी दिल, जिसका भी मेरे भाई सी हो, मारो फेंक के फटाफट जल्दी से, जिसका भी सी हो फटाफट जल्दी से मारो दिल फेंक के। चलो जी, इसमें टॉपिक क्या है, टॉपिक आपको इसमें देखने से मिल ही रहा होगा कि एक्चुअल में बात हो रही है क्रिप्टो करेंसी की। तो बी वाला ही ऑप्शन हमने जनरली इसमें अब उठाना है, ठीक है जी। तो पढ़े क्रिप्टो करेंसी क्या है, पढ़ो फटाफट जल्दी से, मेरे से पहले पढ़ लो। व्हाट इज क्रिप्टो करेंसी? मिला भाई? चलो जी, अब देखते हैं आंसर क्या है। तो कह रहा है भैया क्रिप्टो करेंसी जो है एक डेटा स्ट्रिंग है। डेटा स्ट्रिंग का मतलब क्या होता है? डेटा स्ट्रिंग, स्ट्रिंग जो है एक टाइप का डेटा होता है जो कंप्यूटर प्रोग्रामिंग के अंदर पाया जाता है, ठीक है, लेटर्स के थ्रू। तो उसे कहते हैं डेटा स्ट्रिंग। तो एक प्रकार का डेटा स्ट्रिंग है जिसको इनक्रिप्ट किया गया है और रिप्रेजेंट किया गया है अ यूनिट ऑफ करेंसी। ये भी एक तरीके का यूनिट ऑफ करेंसी ही है, ठीक है। तो बी से शुरुआत होगी। अब बी के बाद ए, बी के बाद ए और बी के बाद सी। तो ए की चांस ज्यादा है, एक बार पढ़ लूं। इट इज मॉनिटर्ड एंड ऑर्गेनाइज्ड बाय अ पीयर टॉपर नेटवर्क नोन एज अ ब्लॉकचेन। अच्छा, तो ये मॉनिटर किया जाता है किसके द्वारा? एक नेटवर्क है जिसका नाम है ब्लॉकचेन, और इसी का जिक्र है। तो बी के बाद ए को ही एक बार पढ़ लेते हैं। अब बी के बाद ए, बी के बाद ए के बाद या तो आएगा सी या ए के बाद आएगा मेरे भाई डी। चलिए जी, क्या आएगा? तो यहां पर उसने कहा कि ये मॉनिटर किया जाता है, ऑर्गेनाइज किया जाता है बाय अ पीयर टॉपर नेटवर्क नोन एज अ ब्लॉकचेन। और इसी चेन का जिक्र जो है मेरे भाई उसने कहा दिस चेन।
तो दिस चेन फंक्शंस एज अ सिक्योर डेटाबेस, ये जो चेन है एक सिक्योर डेटाबेस के रूप में काम करता है ऑफ ट्रांजेक्शन, मतलब इसमें ट्रांजेक्शन जो होती है वो सिक्योर होती हैं, सच एज बाइंग, सेलिंग और ट्रांसफरिंग, आप कुछ भी कर सकते हो, ये सिक्योर होता है इसमें, ठीक है। तो बस ये तो हो गया, ए के बाद डी वाला ऑप्शन मिल जाएगा। अब ए के बाद डी वाला देखना, बी में आंसर है। आपका आंसर फटाफट जल्दी से कमेंट बॉक्स में क्या डाला आप लोगों ने, और अगर यही है तो दिल मारो फेंक के फटाफट जल्दी से। बट द नेक्स्ट डे, लेकिन अगले दिन, तो लेकिन इसका मतलब पहले कुछ हो चुका है, और अगर पहले कुछ हो चुका है तो ऑप्शन डी कट जाएगा। तो ऐसे फटाफट ऑप्शंस को ढूंढते रहा करो। एलिमिनेशन जितना करोगे ना पेपर में, इस मेथड से बेस्ट मेथड हो नहीं सकता मेरे भाई, याद रखना आज की मेरी बात। पेपर में जब जाओगे तो इसी मेथड से सॉल्व करना, ऑप्शन एलिमिनेशन से। अब बी से शुरुआत होगी, इसका नाम मैं रख देता हूं गोलू, क्योंकि इस तरीके के बेहुदे से नाम पढ़ के खामखा दिमाग खराब करना है। गोलू अपना धैर्य खोते हुए मार्च आउट, बाहर निकल गया भैया वो, वन आफ्टरनून विद हिज लोडेड। मार्च आउट का मतलब देखिए, वॉकआउट मार्च आउट मैंने आपको बताया था कि वैसे तो वॉकआउट गुस्से में बाहर चला जाना होता है, और मार्च आउट का मतलब बाहर निकल जाना, ठीक है। वो चला गया विद हिज लोडेड शिप, तो उसके जो भेड़ थे उन पर कुछ सामान वगैरह लदा हुआ था। एंड पिच्ड हिज कैंप अ फ्यू माइल्स अवे फ्रॉम ये नाम है ट्रेडन, ट्रेडन नाम है, तो इसके कुछ दूरी पर उसने क्या किया, कैंप लगाया। चलो जी, लग गया कैंप। अब बी के बाद देखना है कि होगा क्या। बी तो आपको मिल गया, लेकिन बी के बाद क्या लगाया जाए ये आपको ढूंढना है। बी के बाद डी, बी के बाद सी, बी के बाद ए। यहां पर लिखा है हिज शीप हैड बीन अटैक्ड बाय वुल्व्स व्हिच हैड ईटन टू ऑफ देम, जिसमें दो उनको खा लिया। वी हेल्प्ड हिम टू कैरी हिज थिंग्स देयर एंड इंटेंडेड टू विजिट हिम द नेक्स्ट डे। ओके, बट द नेक्स्ट, बट द नेक्स्ट डे, इसी का जिक्र हमारे सी का जिक्र डी में भी है, तो यानी कि सी के बाद डी आएगा। सी के बाद डी यहां है नहीं, सी के बाद डी यहां है, और सी के बाद डी यहां भी है। तो क्या बी के बाद ए आएगा या सी आएगा, ये देखने वाली बात है। तो उसने कहा कि भैया उसके जो शीप थे उनके पास लोडेड शीप थे, मतलब सामान था उसके पास, ठीक है। तो वो कह रहा है हमने उसकी जो है मदद की उसकी चीजों को कैरी करने में, ठीक है। और एंड इंटेंडेड टू विजिट हिम, और हमारा ये था, इंटेंशन था कि वो अगले दिन आएगा। लेकिन अगले दिन क्या हुआ कि ये जो गोलू है केम बैक टू अस विद हिज लगेज, वो अपने लगेज के साथ आया। हिज शिप हैड बीन अटैक्ड बाय वुल्व्स व्हिच हैड ईटन टू ऑफ देम। तो बताओ क्या आएगा इसमें, बी के बाद सी आएगा या बी के बाद ए आएगा? अगर हम बी के बाद ए ले रहे हैं तो देखो यहां पर वो क्या कह रहा है कि उसके दो उनको खा गया वो, बी के बाद ए, फिर उसके बाद सी, वी हेल्प्ड हिम टू कैरी हिज थिंग्स देयर एंड इंटेंडेड टू विजिट हिम द नेक्स्ट डे, बट द नेक्स्ट डे टू आवर सरप्राइज केम बैक टू विद हिज लगेज। ओके, सिंपल है, सिंपल है, सिंपल सिंपल सिंपल, वेरी सिंपल। देखो ये बात तो कंफर्म है कि भैया हमें सी के बाद डी मिल गया है, सी के बाद डी मिल गया है, लेकिन मुद्दा है कि ये वाला कहां फिक्स होगा कि उसके जो शीप थे हैड बीन अटैक बाय वुल्व्स व्हिच हैड ईटन दो, उनमें से उसने क्या खा लिया, उसने दो को खा लिया। अब ये थोड़ा सा तुम्हें कंफ्यूज कर सकता है कि यार क्योंकि शीप का जिक्र यहां पर है तो हम इसको यहां पर लगा दे, बी के बाद ए लगा दे। लेकिन यहां पर क्वेश्चन ये सोचो कि यार ये जो है टू कैरी हिज थिंग्स, कि वो अपनी चीजों को कैरी करे, ठीक है, अपनी चीजों को कैरी करे, ये कौन सी चीजें हैं जो वो लेके गया है वहां पर? तो बी के बाद मेरे भाई, बी के बाद आंसर जो होगा वो सी ही आंसर होगा। तो इसीलिए बाकी बच्चे खुश ना हो, बी के बाद सी वाला ही इसका आंसर होगा, ध्यान रखना ये चीज, ठीक है। और ये तो लास्ट में भी जा सकता है ये वाला कि उसके जो भेड़ हैं वो अटैक करे भेड़ियों के द्वारा, जिसमें से वो उनको क्या कर गया, दो को खा गया। क्योंकि अगर तुम यहां पर इसमें ये कर दोगे ना कि वो दो को खा गया इसके बाद और हमने उसकी मदद की, ये कहां से एकदम से एंटर कर जाएगा, सी वाला ऑप्शन एंटर ही नहीं कर सकता इसमें डायरेक्ट। तो ये जो उसके सामान ले जाने में मदद की
वो यहां से थी। ठीक है, तो इसका जो आंसर होगा मेरे भाई, इसका सही उत्तर होगा बी सी डी ए। दिल मार दो फेंक के फटाफट, जिसका भी आंसर सही हुआ हो, बी सी डी ए वाला। एकदम जहर क्वेश्चन है, जहर। कमेंट बॉक्स में एकदम से जहर उगल दिया जाए मेरे भाई, जहर क्वेश्चन। आओ जी अगले क्वेश्चन पे। भैया मैंने तो कसम से यही वाला सोचा था। आय हाय 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 हाय, शाबाश मेरे भाई शाबाश। मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है बात में, तुम ये बताओ, बाकी सब छोड़ो, जो होगा देखा जाएगा। हम उस चीज में भी मजा ढूंढ लेते हैं मेरे भाई जहां कोई मजा नहीं ले पाता है। ठीक है, सी के ऑप्शन ज्यादा दिखाई दे रहे हैं, तो सी से शुरुआत कर लो फटाफट। टू रीच द विलेज ऑफ पोर्टो लुज, द अमेजन रेन फॉरेस्ट ऑफ सदर्न पेरू। अच्छा, तो वहां पर इस गांव में उन्हें पहुंचना है। द फर्स्ट स्टेप इज टू गेट टू द सिटी ऑफ पोर्टो मेल्डोनाडो। तो पोर्टो मेल्डोनाडो के शहर में पहुंचना है। ठीक है, पहला स्टेप उनका ये है, यानी कि सी से शुरुआत होगी। द नेक्स्ट स्टेप, फट 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 फट, लेकिन फट 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 नहीं, सी के बाद डी यहां भी है, सी के बाद डी यहां भी है, दो ऑप्शन में है, सी के बाद डी, सी के बाद डी। तो देखो इसने क्या कहा, पहला स्टेप है इज अ 3 आवर की ड्राइव ऑन द इंटर इंटर ओशियनिक हाईवे। ठीक है, इंटर ओशियनिक हाईवे है, तो वहां पर 3 आवर की ड्राइव है टू द बैंक्स ऑफ द तेम्बुपाता रिवर। तेम्बुपाता रिवर है, तो वहां पर 3 घंटे की ड्राइव है। ठीक है, वहां तक के लिए। फिर उसके बाद क्या होगा, देन कम्स अ राइड ओवर द रिवर। उस रिवर, द रिवर कौन सी है, ये है तेम्बा बऊमा। ऐसा ही नाम रख लेते हैं, तेम्बा बऊमा। तो इस नदी के ऊपर राइड मेरे भाई, तो बस मिल गया, डी के बाद ए आ जाएगा। देखना जरा बी वाले बाहर आए, जरा फटाफट जल्दी से बी वाले बाहर आए, दिल मारेंगे फेंक के बी वाले बच्चे। भाई ऐसा नाम आए ना, फटाक से उसको कुछ कर लिया करो। चलिए जी पढ़ो। चलो जी, क्या कह रहा है, आई अपॉन द हर्थ रग एंड पिक्ड अप द स्टिक विच आर विजिटर्स हैड लेफ्ट बिहाइंड हिम द नाइट बिफोर। क्या कहना चाह रहा है भाई इसमें, आया कुछ समझ में? यहां कई सारे बच्चे गलती कर रहे हैं। देखो, वो कह रहा है मैं खड़ा हुआ था किसके ऊपर, हर्थ रग। एक्चुअल में हर्थ रग क्या होता है, जहां पर चूल्हा होता है ना, जहां पर आग लगी होती है, उसके सामने जो आपने वो बिछाया हुआ होता है, उस एक तरीके से कपड़ा टाइप का होता है ये, उसको हम लोग हर्थ रग कहते हैं। ठीक है, और उसने वो छड़ी उठा ली जिसको वो छोड़ के चले गए थे उसके पीछे। ठीक है, द नाइट बिफोर। ठीक है, जो उनके विजिटर्स या कोई भी जो वहां पर आया होगा, तो वो उसको छोड़ के चले गए थे। तो ये हो गया हमारा ए।
ठीक है, हम ए को इसलिए प्रायोरिटी दे रहे हैं क्योंकि दो ऑप्शन में ए है, तो पहला काम मैंने कहा कि उसी को पकड़ लो। हो सकता है लेकिन अगर वो मैच नहीं करेगा तो फिर आपको उधर आना पड़ेगा। अब ए के बाद सी या ए के बाद डी, ये देख लो, ए के बाद सी या ए के बाद डी। डी में है टेल मी वॉटसन, और यहां है इट वॉज अ फाइन थिक पीस ऑफ वुड, और ये पीस ऑफ वुड है कौन है? ये है मेरे भाई, ये है वो छड़ी आपकी स्टिक। ठीक है जी, इसी स्टिक का जिक्र किया है इसको, तो इसका मतलब ए के बाद सी का ऑप्शन आपको मिल रहा है। अब जल्दी से इसको पूरा मैच कर लो, क्या पता गलत भी हो सकता है। तो इट वॉज अ फाइन थिक पीस ऑफ वुड, bulbous headed of the sort which is known as, जिसको पेनिंग लॉयर कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद अभी मोरओवर इट वाज जस्ट सच अ स्टिक, और मोरओवर का मतलब है इसी में कुछ और ऐड कर रहा है। मोरओवर मैंने आपको बताया है कि अगर कोई क्लॉज में कोई बात दी है उसी को आगे ऐड करता है मोरओवर, हाउएवर उस बात को अपोजिट करता है। तो मतलब कंफर्म है यही इसका आंसर होगा, सी के बाद बी होगा। देखना जरा डी किस किस का है, किस किस का डी है जरा देखना जल्दी से। जिसका भी डी हो वो दिल महक के मारेगा फटाफट। मैं फिर बता रहा हूं, सबसे खतरनाक चीज है, बच्चे इनको अवॉइड करते हैं, लेकिन हमारे स्टूडेंट्स को, मुझे इस बात की खुशी होती है, वो हमेशा उस प्रॉब्लम से लड़ने को तैयार रहते हैं जो भी सामने आती है। बहुत अच्छी चीज यही मुझे लगती है। अब इसमें एक टॉपिक है, टॉपिक है क्या, किसके ऊपर चर्चा चल रही है, पहले वो ढूंढते हैं। टॉपिक है क्रूड मिनरल ऑयल। ये कहां से आता है? तो क्यू से ही स्टार्ट होगा ज्यादातर ऑप्शन में, क्योंकि मोस्ट ऑफ देम कौन है ये तो हमें पता ही नहीं है। क्रूड मिनरल ऑयल आता है अर्थ से एज अ थिक ब्राउन और ब्लैक लिक्विड विद अ स्ट्रॉन्ग स्मेल। ये तो बहुत आसान है, समझ में आ गया कि ये किसके रूप में आता है, थिक ब्राउन और ब्लैक लिक्विड के रूप में, और स्मेल बहुत ज्यादा इसकी खतरनाक होती है। ठीक है, अब इसी क्रूड मिनरल ऑयल को उसने कहा है कि भाई क्रूड मिनरल ऑयल, ओके ठीक है, इट इज अ कॉम्प्लेक्स मिक्सचर ऑफ मेनी डिफरेंट सब्सटेंसेस। अलग अलग पदार्थ का मिक्सचर है ये, ईच विद इट्स ओन इंडिविजुअल क्वालिटी, और हर पदार्थ की अपनी इंडिविजुअल क्वालिटी है। ठीक है, तो क्यू के बाद आर एक बार ले लिया हमने। अब मोस्ट ऑफ देम आर कॉम्बिनेशन ऑफ हाइड्रोजन एंड कार्बन। अब ये देम कौन है? देम कौन है? ये डिफरेंट सब्सटेंसेस हैं। ठीक है, हर सब्सटेंस की क्या है, अलग इंडिविजुअल क्वालिटी है। तो इट इज अ कॉम्प्लेक्स मिक्सचर जिसके डिफरेंट, ये किससे बना है, अलग अलग पदार्थों से मिलकर बना है, और हर किसी की अपनी अपनी इंडिविजुअल क्वालिटीज हैं, और ज्यादातर जो है उसमें से हाइड्रोजन और कार्बन से बने हैं, अलग अलग प्रोपोर्शन में, मतलब प्रोपोर्शनल मात्रा सेम नहीं होती है। ठीक है, क्लियर होगी बात? सच हाइड्रोकार्बन्स आर फाउंड इन अदर फॉर्म्स सच एज बिटुमिन, एस्फॉल्ट एंड नेचुरल गैस, और इन्हीं हाइड्रो, ये आ गया ना सीधा हाइड्रोकार्बन्स, इसी का जिक्र इसमें कर दिया, एस में कर दिया हाइड्रोकार्बन्स। तो हाइड्रोकार्बन्स जो हैं, यानी कि ये रहा ना हाइड्रोजन एंड कार्बन, तो इन हाइड्रोकार्बन की बात जो है एस में कर रहा है, तो पी के बाद एस होगा। अब पी के बाद एस किस में है देखना जरा, ये ऑप्शन मिल गया आपको। अच्छा, इसको एक तरीके से यहां भी पकड़ सकते थे अगर शुरू में दिमाग में आ जाता कि भाई हाइड्रोजन एंड कार्बन का है और इन्हीं को हाइड्रोकार्बन इसने यहां एक्सप्लेन किया है, तो उससे भी डायरेक्ट एक ही ऑप्शन में था। ठीक है, चलो नेक्स्ट अगला क्वेश्चन पे आ जाओ जरा। सर 12.15 पे आपने गिफ्ट कहा था। मेरे भाई गिफ्ट से पे थोड़ा ध्यान है, तुम पता है कौन से वाले हो, जिनका शादी में जाके खाने से ज्यादा ध्यान कहीं और रहता है। बोल दूंगा तो विवाद हो जाएगा, अभी फिर कहोगे सर आप तो ऐसा बोल देते हो। सच बोलता हूं इसलिए कड़वा हूं मैं। ये तो देख नहीं रहा इतनी काम की चीज चाहिए, अरे गिफ्ट गिफ्ट आया हुआ हूं ना, लेकिन इतनी काम की चीज चल रही ना, दूल्हे पे ध्यान ना, दुल्हन पे ध्यान ना, खाने पे ध्यान, इतनी काम की ना, बारात आ रही है ना, ढोल बज रहा है ना, डीजे बज रहा है ना, फोकस भाई का कहीं और ही रहता हमारे भाइयों का। कह दो सर। नहीं नहीं नहीं, नहीं खामखा विवाद क्यों करवाना, अभी तो मैं स्टेटमेंट को कहीं भी ले जा सकता हूं, पूरी बात बोलने के बाद थोड़ी ले जा सकता हूं। चलो फटाफट बताओ, क्वेश्चन नंबर 16। हैप्पीनेस इज नेचुरल, सोरो इजंट। मुझे तो टॉपिक यही लग रहा है, शायद पी वाला ही, कि हैप्पीनेस जो है वो नेचुरल होती है, लेकिन जो सोरो है ये नेचुरल नहीं है, दुख नेचुरल नहीं होता है। ठीक है, तो पी के बाद क्या पकड़े, पी के बाद क्यू पकड़े या पी के बाद एस पकड़े पहले, क्योंकि हम इसी ऑप्शन पे जाएंगे। देखो अगर मैं हाउएवर यू आर
नेवर मेड अवेयर ऑफ दिस रीजन फॉर अब देखिए उसने कहा कि अनहैप्पीनेस का जो रीजन है ना ये आपको कभी पता नहीं होता, लेकिन इसमें सीधा अनहैप्पीनेस बट हैप्पीनेस का तो कोई फॉर्म ही नहीं दिया है हमें, है ना। तो एक्चुअल में एस से लेने से पहले हमें एक बार क्यू भी चेक कर लेना चाहिए। वेन एवर यू आर अलाइंड टू योर ट्रू नेचर, जब भी आप देखो ये रहा ना, जब भी आप एक्चुअल में अपने ट्रू नेचर की तरफ होते हैं तो खुश होते हैं, मतलब जब भी आपका ट्रू नेचर को फॉलो करते हैं तो आप खुश होते हैं। एंड वेन एवर यू आर नॉट, जब भी ट्रू नेचर से अलाइन नहीं होते, यू एक्सपीरियंस एन हैप्पी। तो देखो बता दिया हैप्पीनेस कब होता है, सोरो कब होता है। इसका मतलब इसका एक्सप्लेनेशन मेरे भाई इसी में ही है, इसी के अंदर इसका एक्सप्लेनेशन है, ठीक है। तो कह रहा है कि जब भी अपने आप नेचुरल स्वभाव के अनुरूप चलते हैं तो आप खुश होते हैं, और जब भी अपने नेचुरल स्वभाव के अनुरूप नहीं चलते हैं तो आप नाखुश होते हैं, ये है। तो P के बाद Q, Q के बाद S, अब इसको हमने लास्ट में दे दिया। हाउएवर, लेकिन यू आर नेवर मेड अवेयर ऑफ दिस रीजन, लेकिन आपको ये रीजन कभी भी पता नहीं होता अनहैप्पीनेस का। सोसाइटी क्या कहती है, सोसाइटी तो कुछ और ही कहती है, सोसाइटी को तो गोली मारो, सोसाइटी तो पता नहीं क्या कहती है, कुछ तो लोग कहेंगे। सोसाइटी कहती है इट इज, ये तो महंगाई की वजह से हो रहा है। एंड देन एंड द सो कॉल्ड रिलीजियस वन सेज, और जो धार्मिक लोग होते हैं वो कहते हैं इट इज द फ्रूट ऑफ योर, ये तुम्हारे पुराने कर्मों की वजह से हो रहा है। यार आगे बढ़ो जरा, धार्मिक लोगों ने तो भारत को बर्बाद ही कर रखा आधे से ज्यादा, धर्म गुरुओं ने, राम रहीम जैसे। कौन है यार वो जो जेल से छुट के आया अभी, वो राम रहीम है? नहीं, अरे वो जिसने मूवी बनाई थी वो संजय दत्त की तरह, अरे नहीं वो तो राम रहीम तो शायद कोई और है। अरे वो एक, वो बिल्कुल भेड़िए की तरह लगता है वो। खैर छोड़, क्यों डिस्कस कर रहे हैं, आगे आइए। चलो जी, सर आप सामने क्यों नहीं आ रहे? क्योंकि मेरी सिकल बेटा अच्छी नहीं है, अगर मैं सामने आ जाऊंगा तो मेरा चेहरा दिखाई देगा और क्वेश्चन बड़े हैं, क्वेश्चन लेंदी हैं, तो समझ नहीं आएगा, फिर आपको दिखाई नहीं देगा। ये वोकैब और ग्रामर नहीं है, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में यही सबसे बड़ी बात है। चलो एक्चुअल में टॉपिक क्या है, टॉपिक है इसमें हमने ढूंढा, रीडिंग गिव्स द हाईएस्ट काइंड ऑफ, सबसे ज्यादा चरम सुख जो अगर मिलता है, परम सुख, वो मिलता है किसमें? रीडिंग में मिलता है, ठीक है, पढ़ के मिलता है भाई साहब। चलो, सब में आर आर ज्यादा दे रखा है तो आर को ही पकड़ लो, एक बार पकड़ लिया आर को आपने। अब देखो आर के बाद एस क्यू पी, तो चलो अब तीनों देखने पड़ेंगे। नोवेल्स आर बुक्स ऑफ इमेजिनेशन एंड मस्ट हैव देयर प्लेस इन एवरीबॉडीज रीडिंग। Whenever we are tired, they provide us recreation to lose ourselves into. Some books we read simply for pleasure and amusement, such as novels. देखो पता है क्या उसने कहा कि कुछ रीड हम केवल आनंद के लिए पढ़ते हैं, जैसे कि नोवेल्स। और अगर आप नोटिस कर रहे हो कि नोवेल का जिक्र एस में है तो पी के बाद एस आ जाएगा, आर के बाद पी हो जाएगा। तो पी के बाद एस अगर आप मेरे ढूंढोगे तो पी के बाद एस यहां भी नहीं मिलेगा आप लोगों को, या तो पी के बाद एस यहां पर है या पी के बाद एस यहां पर, लेकिन शुरुआत तो मेरे भाई आर से है, और आर के बाद हमें क्या लेना है? पी लेना है, ठीक है जी। आर के बाद क्या लेना है? पी लेना है। क्यों? आप कहोगे भैया क्यू को लास्ट में क्यों लेंगे, तो इसलिए लेंगे कि नोवेल जो है बुक्स ऑफ इमेजिनेशन है, और उनकी जगह जो है हर किसी की रीडिंग में होनी चाहिए। मतलब अपने पढ़ाई में नोवेल्स को रखो, जब भी हम थके होते हैं दे प्रोवाइड अस, वो हमें क्या प्रोवाइड करते हैं? रिक्रिएशन। रिक्रिएशन होता है जब आप थक जाते हो उसके बाद जो आपकी एनर्जी को वापस लाने के लिए जो भी वर्क करते हो उसे रिक्रिएशन कहते हैं, ठीक है। तो आंसर इसका मेरे भाई यही होगा, लास्ट वाला होगा, ठीक है। क्योंकि उसने यहां पर कहा था रीडिंग जो है सबसे ज्यादा खुशी देती है, और कुछ किताबें हम इसलिए पढ़ते हैं, और इसी का जिक्र हमने यहां पर कर दिया, और लास्ट में आपका ये आ गया क्यू, तो RPSQ, ठीक है। डी किस किसका है जल्दी बताओ फटाफट। नेक्स्ट 18, दिस टेंशन, कौन सी टेंशन भाई? ये तो पता ही नहीं, तो ऑप्शन में भी नहीं है आर, तो खैर यदि तुम फेमिलियर नहीं हो उनके साथ, कौन है हमें नहीं पता, किनके साथ फेमिलियर? पी भी ऑप्शन में नहीं है, क्यू ही है, तो क्यू को ही पकड़ लो एक बार। अच्छा, रेजिस्टेंस बैंड एक्सरसाइज, ये तो मैं आप लोगों को प्रैक्टिकली भी बता दूंगा,
की जो एक्सरसाइज हम लोग करते हैं ना जिम में, रेजिस्टेंस बैंड एक्सरसाइज, उसका ही जिक्र इसने यहां पर किया है। क्योंकि देखो जिम तो बंद थे, तो जो हमारी कोविड 19 आया था, जो पेंडेमिक आया था, तो सोशल मीडिया पे ना रेजिस्टेंस बैंड एक्सरसाइज का जिक्र बहुत ज्यादा रहा। ठीक है, पूरी सोशल मीडिया पे। तो क्यू से स्टार्ट होगा। अब बताओ क्यू के बाद क्या उठाएं? अगर ये पकड़ लिया तो बस फिर ठीक है। देखिए, उसने कहा कि रेजिस्टेंस बैंड एक्सरसाइज जो है ये पूरे सोशल मीडिया पे छाई रही। अब जो ये दैम है ना, ये वही एक्सरसाइज, अगर आप उनसे फेमिलियर नहीं हैं, रेजिस्टेंस बैंड्स आर सिमिलर टू एन इलास्टिक बैंड। तो कह रहा अगर तुम्हें नहीं पता तो मैं बता रहा हूं क्या, ये एक इलास्टिक बैंड के जैसा होता है। क्यू के बाद पी, और पी के बाद क्यू के बाद पी, पी के बाद आर। आर में देखो, यू कैन लूप देम अराउंड योर लेग्स, अपनी लेग्स के चारों तरफ उन्हें घुमा सकते हो, आर्म्स के तरफ भी। फॉर एग्जाम्पल, विच हेल्प्स क्रिएट मोर टेंशन वाइल योर वर्कआउट। एक नॉर्मल वर्कआउट होता है, रेजिस्टेंस बैंड लगाने से थोड़ा सा टेंशन बढ़ जाती है, तो आपका प्रेशर और ज्यादा पड़ता है। दिस टेंशन, तो भैया टेंशन जो आपको यहां पड़ी है ना, ये जो प्रेशर आपको पड़ा है, इसी का जिक्र, दिस टेंशन आर। तो आर के बाद एस हो जाएगा मेरे भाई, इसका मतलब सी होगा। देखना जरा आपने क्या लगाया, देखना जरा एक बार फटाफट जल्दी से, सी, सी किस किसने लगाया? लो ये ध्यान से चलना भाई। सी था, अरे वाह भाई वाह, बहुत बढ़िया। यानी कि आज क्लास में मुझे सुकून आ रहा है, आपका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा चल रहा है, बहुत बढ़िया भाई। और पेशेंस का लेवल है वो तो और भी खतरनाक है। चलो, इसमें देखो बी ए सी डी, बी डी ए सी, बी एस डी सी, मतलब बी के ऑप्शंस को ज्यादा क्लोज किया हुआ है, तो आप एक बार बी को पकड़ लो। एक 4.7 मीटर लंबी वेल डाइड, सैटरडे को उसकी मृत्यु हुई फिलीपींस में, जहां पर इट वाज स्ट्रेंडेड अ डे अर्लियर। ठीक है, ये वेल के बारे में कह रहा है। ठीक, तो पकड़ो फटाफट। 4.7 मीटर लंबी वेल है, ठीक है, और इसकी मृत्यु हो गई क्योंकि ये फंसी हुई थी। कहां पर फंसी हुई थी? ये स्ट्रेंडेड का मतलब हो जाता है फंसे हुआ होना, तो ये फिलीपींस में फंसी हुई थी, वहीं पर इसकी मृत्यु हो गई। अब इसके बाद उठाना है आपको। अगर आप नोटिस करो तो यहां पर लिखा है द एनिमल। द एनिमल का मतलब है, इसी की बात कर रहा है, वेल मछली की बात कर रहा है, कि ये जो वेल मछली है इसकी मृत्यु हुई स्टारवेशन से, एंड वाज अनेबल टू ईट बिकॉज ऑफ द ट्रैश फीलिंग, और ये खा नहीं पाई। ठीक है, लेकिन एक बात नोटिस करो ए वाले में, कि एक एनवायरमेंटल ग्रुप है जिसने की परफॉर्म किया एक नेक्रोप्सी ऑन द एनिमल। इस जानवर पे, यानी कि वेल मछली पे, इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया और पाया कि 40 किलोग्राम प्लास्टिक जो है, इंक्लूडिंग ग्रोसरी बैग्स एंड राइस सैक्स, इसके अंदर था। समझ रहे हो? तो मतलब पहले तो टेस्ट किया गया होगा, तभी तो पता चला होगा कि इसकी मृत्यु क्यों हुई है। इसके मतलब यह है कि मेरे भाई ए के बाद जो है वो डी आएगा, ए के बाद डी। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया, समझ में आ गया? किस किस को समझ में आ गया, फटाफट बताओ जल्दी से। ठीक है, अगर ये समझ में ना आया नेक्रोप्सी क्या होता है, तो ये डेड बॉडी का परीक्षण होता है, एग्जामिनेशन ऑफ डेड बॉडी। नेक्रोप्सी का मतलब होता है एग्जामिनेशन ऑफ डेड बॉडी। तो उन्होंने क्या किया, एक इन्वायरमेंटल ग्रुप था, उन्होंने इसके ऊपर निरीक्षण किया, ठीक है, डेड बॉडी का निरीक्षण किया, और पाया कि उसके अंदर 40 किलोग्राम प्लास्टिक थी भाई, इंक्लूडिंग 40 किलोग्राम में क्या क्या था, ग्रोसरी बैग्स थे और राइस सैक्स थे, बोरे जो होते हैं वो इसके अंदर थे। फिर उसने कहा द एनिमल डाइड फ्रॉम स्टारवेशन, ये भूख मतलब भूखा होगा इस वजह से मर गया। अनेबल टू ईट बिकॉज ऑफ द ट्रैश फीलिंग, क्योंकि ये जो कचरा था जो इसने 40 किलोग्राम था, यहां इसका जिक्र किया है कि इसकी वजह से वो कुछ खा नहीं पाया। और लास्ट में बता दिया कि ये बड़ी डिस्गस्टिंग चीज है और दुख देने वाली चीज है। ठीक है जी, तो भैया इसका मतलब बी के बाद कौन सा ऑप्शन आना था? बी के बाद ऑप्शन आना था ए, को ही उसने एक्सप्लेन किया है आगे डी में।
तो बी के बाद ए के बाद डी, तो आंसर हो जाएगा मेरे भाई डी। देखना जरा डी किस किस का है, फटाफट जल्दी से बताओ। डी किस किस का है, कमेंट बॉक्स में एक बार जल्दी से बताओ। नेक्स्ट, अब इसके ऑप्शन में देखो ए बी बी डी, तो एक काम करो बी वाले को पहले पकड़ के देख लो। इन्वायरमेंटल ग्रुप हैव टैग्ड फिलीपींस, इसी से स्टार्ट करो एक बार। देखो टॉपिक क्या है कि इन्वायरमेंटल ग्रुप्स ने हैव टैग्ड द फिलीपींस, फिलीपींस को एक टैग दिया है। क्या टैग दिया है? वन ऑफ द वर्ल्ड बिगेस्ट ओशन पॉल्यूटर, सबसे ज्यादा पॉल्यूशन कौन करता है? फिलीपींस करता है दुनिया में। ड्यू टू इट्स रिलायंस ऑन सिंगल यूज प्लास्टिक, क्योंकि ये सिंगल यूज प्लास्टिक मतलब ये क्या करता है, प्लास्टिक को एक बार सिंगल यूज, ठीक है जी, एक बार यूज किया खत्म, तो इसकी वजह से ये सबसे बड़ा पॉल्यूटर है। तो मतलब ये बात बी में सही है, बी से ही स्टार्ट होगा। अब बी के बाद सी या बी के बाद ए, ये आपको देखना है, बस ये पहचान लोगे तो। अब एक बात देखो, सी में तो थाईलैंड का जिक्र आ गया, थाईलैंड ऑल्सो, और यहां पर है दैट टाइप ऑफ पॉल्यूशन विच इज ऑल्सो वाइड स्प्रेड इन अदर साउथ ईस्ट एशियन नेशंस रेगुलरली किल्स लाइफ लाइक व्हेल्स एंड टर्टल्स दैट इंजेस्ट वेस्ट। ठीक है, तो इस प्रकार का पॉल्यूशन जो है वो चारों तरफ है। ठीक है, इन अदर साउथ एशियन नेशंस, बाकी साउथ एशियन नेशंस में भी। एक बात यहां से अगर आप नोटिस कर रहे हो तो सीधी सीधी सी क्लियर हो जाती है, क्या कि यहां पर उसने कहा पहले तो कि भैया फिलीपींस सबसे बड़ी समस्या है, सबसे बड़ा पॉल्यूटर है। फिर उसने कहा साउथ एशियन कंट्रीज बाकी में भी है। ठीक है जी, जो वाइल्ड लाइफ लाइक वेल, जैसे वेल मछली टर्टल्स हो गए, इनको लगातार मारता है। ठीक है, और इन द लेटेस्ट केस एक वेल जो है 40 किलो प्लास्टिक का समझ गए आगे ना, तो ए के बाद डी, तो भैया सी आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, तो एक केस बताया इसने और फिर बता दिया थाईलैंड में भी ऐसा हुआ था, पहले फिलीपींस में फिर यहां पर। चलो जी बताओ फटाफट। The elephant tusks were tracked from the Democratic Republic of Congo for 2 months. Elephant tusk, जानते हो एलिफेंट टस्क क्या होता है? हाथी के दांत, उनको ट्रैक किया गया कोंगो से, ठीक है, फॉर 2 मंथ्स। जी, किससे शुरुआत होगी? कस्टम ऑफिशियल जो थाईलैंड में है वो कहते हैं कि इट इज द बिगेस्ट सीजर इन द कंट्रीज हिस्ट्री, इतिहास में सबसे बड़ा सीजर, मतलब जब्त किया गया सबसे बड़ा सीजर जो हुआ है ना, जब्ती जो हुई है सबसे बड़ी है इतिहास की। इट इज, इसका मतलब इसका जिक्र कहीं पहले हो चुका है। एक बात नोटिस कर रहे हो, 4 टन विद अ मार्केट वैल्यू ऑफ 6 मिलियन, ठीक है जी, ये इन्होंने जब्त किया है। तो सी, और इसी का जिक्र जो है उसने कहा कि सबसे बड़ा सीजर है ये, सबसे बड़ी जब्ती है, तो सी के बाद बी आना है। अब एक काम करो, फटाफट सी के बाद बी का ऑप्शन ढूंढ लो, अगर मिल जाए तो ठीक है, नहीं मिलेगा तो कुछ और करते हैं। सी के बाद बी कहीं पर है? सी के बाद बी ना, सी के बाद बी ना, सी के बाद बी ना, इसी को उठा लो बस, क्योंकि ये कंफर्म है कि सी के बाद बी का ही पेयर बनेगा। ठीक है, तो यानी कि शुरुआत आप जो कर रहे हैं वो यहीं से आपको करनी है कि भैया कस्टम ऑफिशियल्स ने, सॉरी, 4 टन जो है वो इन्होंने रिकवर किया जिसकी 6 मिलियन वैल्यू है, और ये एक इंप्रेसिव हॉल था। ठीक है,
और उसके बाद कह दिया कि भैया सबसे बड़ा ये सीजर था, और एलिफेंट टस जो है उसको इतने महीने तक कांगो से किया गया। ऑफिशियल्स कहते हैं देवर बीइंग ट्रांसपोर्टेड टू, उनको ट्रांसपोर्ट किया गया है। किसको? एलिफेंट टस को ट्रांसपोर्ट किया गया है। फ्रॉम वेयर? जहां से वो मानते थे कि द आइवरी वुड बी सोल्ड टू कस्टम्स अक्रॉस एशिया, मतलब उसको पूरे उसमें बेचा जाएगा एशिया में। तो मतलब डी है। देखना जरा डी किस किसने लगाया, और डी इसी ऑप्शन से पकड़ना था। ये मतलब और आसान तरीका था आपका कि सी के बाद बी का। चलिए, मेन प्रॉब्लम अगर हम पकड़े इसमें, तो मेन प्रॉब्लम है क्या मेरे भाई? मेन प्रॉब्लम है दिस, नहीं, द रीजन। कौन सा रीजन? नहीं, अराउंड 6 मिलियन ऑफ देम का हमें पता नहीं है। तो इंडिया इज सफरिंग फ्रॉम द वर्स्ट वाटर क्राइसिस। सबसे बड़ा क्राइसिस अगर वर्स्ट वाटर क्राइसिस है, तो इंडिया जो है उससे सफर कर रहा है इस समय पर। सबसे वर्स्ट वाटर क्राइसिस से सफर कर रहा है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम इंडिया में जो है वो यही है। विद 1 बिलियन पीपल हैविंग, सॉरी, लिविंग इन वाटर स्कार्सिटी, मतलब 1 बिलियन लोग जो है वाटर स्कार्सिटी में अभी भी जी रहे हैं, आपको पता है। तो बी से ही शुरुआत होगी। तो 1 बिलियन का तो देखो उसने जिक्र कर दिया कि भैया 1 बिलियन लोग जो है वाटर स्कार्सिटी में जी रहे हैं। ठीक है, अब एक चीज नोटिस करो, उसने कहा 600 मिलियन ऑफ देम। किसमें से? 1 बिलियन में से 600 मिलियन जो है इन एरियाज ऑफ हाई टू एक्सट्रीम वाटर स्ट्रेस, मतलब 600 मिलियन तो और ज्यादा बड़ी समस्या में है। ठीक है, तो आंसर बी के बाद ए हो जाएगा। तो अब बी के बाद ए ओपन यहां पर है, बी के बाद ए, तो यही रहा, एक ही ऑप्शन है। देखना जरा ए वाला। ए के बाद डी नहीं 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 नहीं, ए के बाद डी आएगा तो, लेकिन शुरुआत में नहीं आएगा ना। शुरुआत में प्रॉब्लम जो है वो ये है जिससे इंडिया जूझ रहा है। ठीक है, एडीसी तो ठीक है, एडीसी तो यहां भी है, एडीसी यहां भी है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि बी स्टार्टिंग में आएगा, ए आएगा इसका आंसर, क्योंकि कुछ बच्चों ने बी लगा दिया ना। वो एडीसी देखा होगा, लेकिन एडीसी यहां पर भी है। ऑप्शंस वर क्लोज्ड फॉर अ स्प्लिट सेकंड। Thus, as the stranger stabbed into the light, his furry head was clearly visible. तो कह रहा है भैया एक क्षण के लिए जैसे ही वो जो स्ट्रेंजर है वो रोशनी में गया, तो उसके जो बाल है ना वो क्या होने लगे, आ, वो साफ साफ, मतलब बिल्कुल दिखाई देने लगे इजीली। फरी हेड का मतलब है बालों वाला सिर, यानी कि गंजा नहीं है, गंजा नहीं है, ये बालों वाला सिर है, वो बिल्कुल दिखाई देने लगा। जैसे उसने लाइट में गया वो दिखाई देने लगा। एट फर्स्ट ऑल सीम्ड स्टिल आउटसाइड द हाउस एक्सेप्ट फॉर द साउंड ऑफ द रेन, रिकॉग्नाइजिंग हिम जो स्टूड, बट देन ओके। बना? देखो, अब सुनो ध्यान से, इसमें क्या है, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लग रहा होगा आपको। एक चीज नोटिस करो पहले, क्योंकि इसने देखो बी बी ऑप्शन दे रखे, तो हम एक बार इसको चेक कर लेते हैं। बी शुरुआत में जो है ना, ऑल सीम्ड आउटसाइड द हाउस, क्या कह रहा है कि शुरुआत में बारिश को छोड़कर ना सब कुछ जो है, ऑल सीम्ड स्टिल, सब कुछ ऐसा लग रहा था कि स्थिर है, सब कुछ स्टिल है, सब कुछ स्थिर है घर के बाहर। किसको छोड़कर? बारिश की साउंड को छोड़कर, बाकी सब कुछ बिल्कुल शांत है। बट देन, क्योंकि उस समय सब लग रहा था शांत है, लेकिन तभी फुटस्टेप्स जो है, कुछ कदम जो है, फुटस्टेप जो है वो किसी व्यक्ति के जो पैर हैं वो घर की तरफ बढ़ने लगे, एंड अ स्ट्रेंजर वहां से अंधेरे से निकलकर आया। तो बी के बाद हमने क्या पकड़ा? बी के बाद आया डी। अब इसी को तो कह रहा है कि वो अंधेरे से बाहर आया, इसका मतलब जैसे ही वो उसमें गया तो उसका जो ये हेड है ये दिखाई देने लगा, और उसको पहचानते हुए, किसको? इस व्यक्ति को पहचानते हुए। ठीक है भाई, लाइट में गया, विजिबल हुआ, तभी तो पहचानोगे, तो मतलब ए के बाद सी आएगा, तो ए के बाद सी आएगा। ये देख लो, बी डी ए सी। देखना जरा डी, देखना जरा डी किस किसने लगाया। लो भाई, S1 S6 स्टार्ट हो गए फिर से यहां से। अब समझ जाओ पहले फिर से, ये आपका पहले नंबर पर फिक्स है,
ये आपका लास्ट नंबर पर फिक्स है, तो पहला पढ़ लो फटाफट जल्दी से। द कंसेप्ट ऑफ जस्टिस हैव, ये जो न्याय का जो कॉन्सेप्ट है ये इवॉल्व हुआ है थ्रू सेंचुरीज ऑफ द फिलोसफिकल डिस्कोर्स। ठीक है जी। तो क्या कह रहा है कि जो न्याय का जो ये कॉन्सेप्ट है ना, ये कहां से आया है? ये आया है फिलोसफिकल डिस्कोर्स। डिस्कोर्स एक तरीके से ना उपदेश होता है, और फिलॉसफी तो आप जानते हो, दार्शन, दार्शन शास्त्र को कहते हैं हम लोग। तो फिलोसफिकल डिस्कोर्स के माध्यम से ये डेवलप हुआ है। कौन? कॉन्सेप्ट ऑफ जस्टिस। यहां से शुरुआत होगी। और फिलोसफर तो आपको पता ही है कौन कौन थे। अब एक चीज नोटिस करो, उसने कहा था कॉन्सेप्ट ऑफ जस्टिस। जस्टिस का जो कॉन्सेप्ट है वो इस मेथड से डेवलप हुआ है। ऑप्शंस में जब आप ढूंढोगे तो कहीं पर आपको एक चीज दिखाई दे रही होगी कि जस्टिस इन एंशिएंट टाइम्स, पुराने समय पे जो जस्टिस होता था वाज लार्जली डिफाइंड बाय सोसाइटल नॉर्म्स एंड हिरार्कीज। समझ रहे हो? तो पहले जस्टिस जो है वो किस तरीके से डिसाइड किया जाता था, कैसे हम लोग उसको डिसाइड करते थे? यानी कि सोसाइटल नॉर्म्स, यानी कि समाज के जो भी मापदंड होते थे उसके माध्यम से हम लोग इसको क्या करते थे? डिसाइड करते थे। और हिरार्कीज होती हैं, पद जो, यानी कि जो क्रम होता है, रैंक, उनके अंदर कि भैया रैंक क्या है तो क्या इसको कैसा जस्टिस मिलेगा, उसके हिसाब से, हिरार्कीज के हिसाब से। तो आर से शुरुआत होगा, तो पकड़ो फटाफट जल्दी से। आर के बाद या तो पी आएगा या आर के बाद क्यू आएगा। अगर ये मिल गया तो आसान हो जाएगा। उसने कहा है अगले में आर के बाद पी, आर के बाद क्यू। पी को देख लेते हैं। फिलोसफर्स लाइक प्लेटो और अरिस्टो डिबेटेड इट्स फाउंडेशन एसोसिएटिंग विद वर्च्यू एंड इक्विटी। तो उन्होंने इस पे डिबेट किया, इसको रिलेट करते हुए वर्च्यू से और इक्विटी से। ठीक है। मॉडर्न पर्सपेक्टिव इनकॉर्पोरेट सोशल, पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक डायमेंशन। अच्छा, उन्होंने तो बहस इस पे की थी, लेकिन आज का जो पर्सपेक्टिव है, आज का जो तरीका है, ठीक है, वो क्या है? सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक डायमेंशन, इनके आधार पे जस्टिस मिलता है। ठीक है। क्यू आ गया, और क्यू के बाद एस। कॉन्टेम्परेरी डिबेट्स ऑफन फोकस ऑन इश्यूज लाइक डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस एंड ग्लोबल इक्वालिटी। तो सीधी सी एक बात समझ में आ रही है कि भैया यहां पर तो पुराने समय की बात हो रही है। ठीक है जी, पुराने समय की बात हो रही है कि भाई पहले जो है वो किस तरीके से मिलता था हमें। फिर उसने कहा कि इसी में पुराने लोगों ने किस चीज पे चर्चा की, इसके ऊपर चर्चा की, और लास्ट में वो कहां पर आ गया इसके बाद? मॉडर्न पर्सपेक्टिव। आज का जो पर्सपेक्टिव है वो क्या है? तो आंसर सीधा क्या हो जाएगा? आंसर मेरे भाई होगा बी। बी कौन सा ऑप्शन में? आर पी क्यू एस। देखना जरा, आर, बी आंसर होगा, बी। बी किस किसने लगाया फटाफट बताओ जल्दी से। वैसे तो क्वेश्चन वो वहीं पर क्लियर हो गया था ऊपर। द फिनोमिनन ऑफ मास माइग्रेशन। मास माइग्रेशन मतलब भीड़ का एक जगह से दूसरे स्थान पर चले जाना। हैज शेप्ड ह्यूमन हिस्ट्री। ठीक है, इन प्रोफाउंड वेज। प्रोफाउंड वेज का मतलब है बहुत ही डेप्थ में। तो कह रहा है भैया जब एक मास यानी कि बहुत सारी भीड़ एक जगह से दूसरी जगह जाती है, ठीक है, इस घटना ने, यानी कि ये जो फिनोमिना हुआ है, ये जो घटना हुई है, तो इसने जो है इंसान यानी कि मानव इतिहास को बहुत ही गहरे तरीके से शेप किया है, यानी कि आकार दिया है। मतलब इसमें जो बड़ा रोल है वो मास माइग्रेशन का रहा है भाई। मास माइग्रेशन मतलब भीड़ का एक जगह से दूसरी जगह चले जाना। ठीक है, या एक साथ बहुत चीजों का एक जगह से दूसरी जगह चले जाना। यह है हमारा S1, यहां से शुरुआत होगी। अब बताओ S1 के बाद क्या उठाएं, मतलब पहला टॉपिक क्या आएगा? पी। पी मुझे ज्यादा दिखाई दे रहा है, तो पी से ही एक बार पकड़ के देख लो। पी से पकड़ लो। थ्रू आउट हिस्ट्री इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज हैव बीन अ डोमिनेंट ड्राइवर ऑफ माइग्रेशन। अच्छा, इसका रीजन क्या रहा है? इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज। अगर आज हम यहां से उठ के कहीं और जाते हैं तो उसका कारण है इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज। क्यों इंडिया छोड़ के बाहर लोग बाहर जा रहे हैं? क्योंकि बेरोजगारी है। तो पहले से भी यही होता है कि लोग वहीं माइग्रेट करते आए हैं जहां पर इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज ज्यादा रही हैं। ठीक है, पी। पी के बाद आर, पी के बाद क्यू और पी के बाद आर। तो एक बार पी के बाद क्यू देख ले और फिर पी के बाद आर देखेंगे। इन्वायरमेंटल फैक्टर्स सच एज ड्रॉट, फ्लड्स हैव आल्सो डिस्प्लेस्ड पॉपुलेशन। यह भी एक कारण रहा है। पहला कारण क्या है भैया? डोमिनेंट फैक्टर इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज, जो कि पी में दिया है, इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज। और दूसरा क्या है कि भैया ड्रॉट, फ्लड। तो पी के बाद इसका मतलब क्यू ही आएगा।
पी के बाद क्यू ही आएगा। यहां पर क्या है, इन कॉन्टेम्परेरी टाइम्स पॉलिटिकल अस्थिरता एंड वॉर्स आर मेजर कैटलिस्ट फॉर माइग्रेशन, और ये भी बड़े जो हैं कहीं ना कहीं कारण हैं। और इसमें है इंटरकनेक्टेडनेस ऑफ दीज कॉजेज, और इन सारे कारणों को लास्ट में, तो भैया इसका मतलब फिर तो यही आंसर है इसका, क्योंकि सारे कारण उसने लास्ट में जोड़ दिए हैं। ठीक है, तो आंसर इसका क्या होगा, 1 इसका आंसर होगा। क्लियर? देखना जरा एक किस किस का है। एक बार ए चेक करो फटाफट। समझ में आया? तो कह रहा है भैया कि पहले कारण ये है, इतिहास से, ये तो पुराने समय से चलता हुआ आ रहा है, ठीक है, और ये भी फैक्टर रहा है, और आज के समय में देखा जाए तो पॉलिटिकल अस्थिरता और युद्ध, ये भी इस कारण है, और लास्ट में कह दिया ये सारे जो कारण मिलके बनाते हैं, तो पी क्यू आर एस ही सीधा सीधा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब अपना 25 में से स्कोर बता दो, और मैं होमवर्क के लिए तुम्हें 2-3 क्वेश्चन दे रहा हूं, क्योंकि क्वेश्चन इतने ही हो पाएंगे, एक तो ये क्वेश्चन ना बहुत लेंदी है, तो इसमें टाइम भी लगता है। एक काम करेंगे, ये हमारी ना 50 में से 25 क्वेश्चन की एक क्लास हो गई। एक क्लास में सोच रहा हूं आप लोगों को इसी की रिकॉर्डेड फॉर्म में दूं, और आपको उसकी पीपीटी दे दूं। पहले मुझे सामने लाना है, इनसे डिस्कशन भी तो कर लेते हैं, क्योंकि 50 तो हो नहीं पाएंगे, नवीन सर की क्लास भी स्टार्ट होने वाली है। अच्छे से 25 क्वेश्चन हो गए हैं, और इसको हम दे देते हैं टॉप 50 का पार्ट 1। पार्ट 1 में आज हमने 25 क्वेश्चन कवर कर लिए हैं पार्ट 1 में, और मैं चाहता हूं कि पार्ट 2 में को हम लोग रिकॉर्डेड करें, मैं मतलब इसका रिकॉर्डेड सॉल्यूशन दूं, और तुम क्या करो इसको, मैं इसकी आपको दे देता हूं क्या कहते हैं, पीडीएफ, और प्रिंटेबल पीडीएफ दे दूंगा। ठीक है, प्रिंटेबल। तो जितने भी हमारे सीरियस सिलेक्शन लेने वाले बच्चे हैं, क्योंकि देखिए सॉल्यूशन वही करेगा जो सीरियस बच्चा है, मैं ये सच बात बोलता हूं, ठीक है, सीरियस बच्चा ही सॉल्व करता है, नहीं तो ज्यादातर बच्चे तो क्या, अच्छा मैंने कर ली क्लास, अब तो खत्म हो गया, मुझे आ गया, आए नहीं, तुम्हें तुम्हें पता नहीं है, ये प्रैक्टिस अभी करनी पड़ेगी। और सबसे अच्छी बात है, मैं सॉल्यूशन दे रहा हूं, इससे और अच्छा क्या चाहिए आपको, प्रॉपर बताऊंगा जैसे आज कराया। तो इसको मैं करता हूं, आपको टेलीग्राम चैनल पे डाल देता हूं, है ना, इसको टेलीग्राम चैनल पे डाल देंगे, और इसका जो सॉल्यूशन है हम लोग आपको प्रोवाइड करवा देंगे। ठीक है, थोड़ा मेहनत लगेगी लेकिन काम खत्म हो जाएगा। पर स्कोर बहुत अच्छा लगा मुझे आपका, 23 सारा, टीटू गुज्जर का 23 है, अमन का 21 है, संध्या का 23 है, सुकृति का है, ऋषिका का 22 है, अंकित का 22 है, निकिता का 24 है, रोहित का 24 है, विशाखा का, यार तुम तो बढ़िया मार्क्स ले रहे हो भाई, बढ़िया मार्क्स आ रहे भाई तुम्हारे तो। सर क्विज के फॉर्म में दे दो, यार क्विज इतने लंबे लंबे टाइप नहीं होते वहां पे, और चलो दे दूंगा क्विज के फॉर्म में 5 दे दूंगा, लेकिन 20 तो तुम्हें फिर भी करने पड़ेंगे, और क्विज के फॉर्म में भी डलवाने की कोशिश करूंगा, बट इतना बड़ा पेपर हो जाता है ये। ठीक है, तो मुझे कमेंट बॉक्स में एक बार फटाफट लिख के बताओ कि क्विज के फॉर्म में चाहिए या कैसे चाहिए, क्लास के बाद कमेंट जरूर छोड़ देना अपना। ठीक है, लो पहले तो इसको सॉल्व करके जरा अभी के लिए दे रहा हूं मैं होमवर्क में, ये होमवर्क में मुझे 2 क्वेश्चन का आंसर बताना फटाफट, जिसके दोनों के दोनों आंसर सही होंगे कमेंट्स में से उठा लूंगा आपके आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में उसका नाम बोर्ड पे, और प्लस मेरी तरफ से उसको छोले भटूरे खाने के लिए, ईमानदारी से कह रहा हूं, जिसका भी नाम मुझे मिलेगा कमेंट में, और दोनों के दोनों सही होने चाहिए। ठीक है, तो ये आपका होमवर्क है, और जब मैं प्राइज भी दूंगा छोले भटूरे खाने के लिए, तो मेरे भाई फिर तो मैं होमवर्क में आपको मेहनत भी तो चाहिए ना मुझे, है ना। 3 क्वेश्चन मैं आप लोगों को आपके होमवर्क के लिए मैं दे रहा हूं। ठीक है, 3 नहीं देता हूं, थोड़ी बुद्धि चकरानी चाहिए, 4 क्वेश्चन, जिसके 4 के नहीं 5 क्वेश्चन बस, जिसके ये 5 के 5, क्योंकि अब असली बंदे का पता चल, अब यहां वही टिकेगा जो खतरनाक बच्चा होगा, जो मेहनती बच्चा होगा। लो जी, दोबारा स्क्रीनशॉट नहीं, बाद में रोक के पॉज करके देख लेना, मैं एक बार फिर से लेके आ रहा हूं, पॉज करके आंसर 26 सॉल्व करना, 27, 28, 29 और 30। ठीक है भाई, ये 4 क्वेश्चन आप लोगों को सॉल्व करने हैं।
जिसके चारों पांचों के पांचों सही होंगे कमेंट बॉक्स में, मेरी तरफ से उसको गिफ्ट है। ठीक है, वो बच्चा चाहे तो मेरे पास उसके लिए एक स्पेशल रबर बैंड है, वो भी मंगा सकता है। ठीक है, मतलब मेरी कोई कीमती चीज जो आपको लगेगी। ठीक है, पांच के पांच अगर सही होंगे भाई, ईमानदारी से पांच के पांच सही होंगे, मैं उसका नाम चूज करूंगा कमेंट बॉक्स में जिसका मुझे लगा पांच के पांच सही है, और वो मेरे द्वारा चूज होगा, कमेंट बॉक्स में से निकालूंगा मैं उसको। ठीक है, अच्छा सरप्राइज सुन लो। अब सरप्राइज क्या है, अगला सरप्राइज ये है कि मेरे भाई एडिक्विटी बेस्ड है ना, एडिक्विटी बेस्ड मैं अनसीन पैसेज स्टार्ट करने जा रहा हूं। इस वीडियो के नीचे 1000 कमेंट मुझे चाहिए कि हां भैया स्टार्ट कर दो, लेकिन सुनो भैया वो 20 मिनट्स वाला कर दो। सुबह 6 बजे उठ के हमें आदत हो गई थी। आप एक काम करो, क्योंकि हम डेली तो नहीं कर पाएंगे इतने सारे सॉल्व, आप डेली 2 पैसेज उसमें खुद सॉल्व करवा के देना और 1 पैसेज हमें होमवर्क में दे देना, और ज्यादा ज्यादा वो 15 से 20 मिनट में सॉल्व। और सुबह उठते ही सोचो अगर पैसेज, और मेरे भाई पैसेज पहली क्लास में अगर तुमने ये ना कह दिया कि भैया इससे टॉप लेवल पैसेज का नहीं हो सकता और यही लेवल आएगा, स्टेटमेंट, टाइटल, थीम, टोन, यही मेरे भाई यही सेम 5 क्वेश्चन हर पैसेज में होंगे, जिसमें थीम टाइटल भी होगा, टोन भी होगा, प्लस आपका स्टेटमेंट कंसीडर वाले भी जो होते हैं, जो इसने भी नए पैटर्न पे दिया है वो होंगे। इसमें से 2 मैं सॉल्व कराऊंगा और 1 आपको डेली वहीं पर दिया होगा होमवर्क में, और उसकी पीडीएफ मिलेगी टेलीग्राम चैनल पे। अगर 1000 कमेंट आप इसके नीचे कर दोगे कि हाँ भैया हम रेडी हैं, तो मुझे लगेगा हमारे सारे योद्धा 10 मिनट शो जो तो फ्रेजल वर्ब स्टार्ट हुआ था उसके लिए तैयार थे, ऐसे ये लोग इसके लिए तैयार हैं। अगले 20 दिन अगर पेपर से पहले, सीजीएल से पहले तुमने कवर कर लिया, एमटीएस में भी इस बार चांसेस हैं कि पैसेज आएगा, भरोसा नहीं क्लोज टेस्ट से पैसेज, सेम सीएचएसएल में, सेम सीपीओ, सीपीओ में तो खैर आता ही है पैसेज, और सीएचएसएल के मेंस में भी आता है। तो इसीलिए मेरे भाई पैसेज से के बिना काम नहीं चलेगा, और इसका रास्ता मैंने ये अपनाया है कि मैं एक दिन में आपको करा दूंगा। इससे अच्छा है कि मैं आप लोगों को ये, और हां अगर तुम ये भी कमेंट बॉक्स में करोगे कि भैया एक काम करना, इसी क्लास में आप 2 से 3, ज्यादा नहीं 2 से 3 आप पीक्यूआरएस ऐड कर देना लंबे वाले, तो ये हमारी द बेस्ट क्लास होगी रीडिंग के लिए। अब 1000 कमेंट तो भाई इसके लिए फिर तो ऑब्वियस सी बात है, जब इतने लोगों की सहमति आएगी, इसको हजारों बच्चे देखेंगे, उनमें से अगर 1000 बच्चे भी कमेंट करते हैं तो मुझे पता तो चलना चाहिए कि हाँ आप लोग तैयार हैं, और तैयार हैं तो तुम्हारा भाई आग लगाने के लिए तैयार है। क्वेश्चन पहले दिन से ही समझ में आ जाएंगे कि आपको कितने खतरनाक मिलने वाले हैं। ठीक है जी, ठीक है भैया आपका घर जो है वो मुझे दे दो। अरे यार मैं ही तुम्हारा हूं, इससे ज्यादा और क्या चाहिए। ठीक है, फकीर आदमी हूं भाई मैं, फकीर। इस एसएससी की इंडस्ट्री में अगर सबसे फकीर आदमी है तो वो तुम्हारा भाई है, लेकिन सबसे अमीर आदमी जो है दिल के मामले में, वो भी तुम्हारा भाई है मेरे भाई। घर तो बहुत छोटी सी चीज है मेरे भाई, जान दे देंगे हम तुम्हारे लिए टाइम आने पर। ठीक है, हम इतने इस चीज में बहुत पक्के हैं, पीछे नहीं हटते हम। ठीक है, और अब तो मेरा भाई हाथ भी ठीक हो गया है। ठीक है, हमारी बहन जी ने, हमारी माता जी ने, दादी जी ने बहुत मेहनत की है। गर्म पानी ले दगड़ रगड़ा, ले गर्म पानी, डॉक्टर्स की दवाइयों से ज्यादा तो डॉक्टर की दवाइयां अलग रहती हैं, लेकिन आपको पता है माँ तो ऐसी होती है, माँ दादी तो गांव में ऐसी होती है, ले रगड़ा। ठीक है, हमारी माता जी ने तो दे गर्म पानी, दे, ये पता नहीं क्या क्या नुस्खे लगवा दिए इसमें। मैंने कहा भाई ठीक करके ही मानोगे तुम। चलो जी, तो ठीक है भाई, फटाक से वीडियो के नीचे कमेंट्स डालना स्टार्ट करो, और फिर मैं ये सीरीज आप लोगों की स्टार्ट करता हूं। ओके।